नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है और आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी रहेगी यहीं पर हमारे साथ कमाई का अड्डा में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी, निफ्टी 18,100 के पार। दिग्गज बैंकों के शानदार नतीजों से बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। ऑटो, आईटी और एनबीएफसीज में भी रौनक। कोलोकेशन मामले में एनएसई को बड़ी राहत। सैट ने 625 करोड़ की वसूली का आदेश पलटा। कहा एनएसई ने नहीं कमाया कोई अवैध लाभ, सिर्फ भरना होगा 100 करोड़ का जुर्माना। बाजार को पसंद आए आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के Q3 नतीजे। एक्सिस बैंक करीब 1.5% ऊपर, वहीं आईसीआईसीआई अच्छी तेजी के बाद अब फ्लैट कर रहा है कारोबार। और कमजोर नतीजों के बाद अल्ट्राटेक में दबाव, स्टॉक आज 4% से ज्यादा फिसला। कंपनी के मुनाफे में रही 38% की गिरावट। वहीं रिजल्ट्स के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील भी कमजोर। हर मोर्चे पर अनुमान से अच्छे रहे कैनरा बैंक के नतीजे। तीसरी तिमाही में मुनाफा 92% बढ़ा। एसेट क्वालिटी में भी दिखा सुधार। बाजार की अब एक्सिस बैंक के नतीजों पर नजर। 51% बढ़ सकता है बैंक का मुनाफा। और कल आएंगे ऑटो दिग्गज मारुति के नतीजे। 88% बढ़ सकता है मुनाफा। रेवेन्यू में 17% की बढ़त। कंपनी के मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। नतीजों से पहले स्टॉक एकदम फ्लैट। चलिए, आखिरी के 1.5 घंटे बचे हैं। आज सोमवार के दिन, हफ्ते का पहला दिन और काफ़ी अच्छी शुरुआत मार्केट की। हालांकि मैं कन्विंस नहीं हूँ इस रैली से हटता। मैं अभी भी इस रैली को बोल रहा हूँ कि एक फेक रैली, क्योंकि जिस तरीके से आज निफ्टी ने एक मुंह दिखाया, ओपन और हाई दोनों निफ्टी का सेम वहीं पर ओपन हुआ, वहीं पर एक निफ्टी ने टॉप बनाया। हालांकि पिछले आधे घंटे में एक सेकेंड रैली आई है, तो बैंक निफ्टी भी 43,000 से फिसला है। तो ये दो मेन पॉइंटर्स थे आज सुबह कि निफ्टी हायर लेवल्स से फिसला, जहाँ खुला वहीं से फिसला। बैंक निफ्टी ने थोड़ी मजबूती दिखाई, ज़्यादा मजबूती दिखाई, लेकिन 43,000 से थोड़ा सा फिसला। लेकिन मुझे जिस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ है वो है मार्केट ब्रेड्थ, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन जो है इस समय डिक्लाइंस के फेवर में। इतनी बड़ी रैली के बाद ज़्यादा डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं और कम एडवांसिंग स्टॉक्स हैं। और अगर आप एक निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी लॉपसाइडेड है। 3 या 4 बड़े स्टॉक चले हैं, खासतौर से HDFC ट्विंस, इन्फोसिस, कोटक, SBI, और उन्होंने काफ़ी सहारा दिया मार्केट को। HDFC ट्विंस खैर अब लीडरशिप पोजीशन में, और ये बस एक ये पॉकेट है खासतौर से बैंक निफ्टी के लिए। जिस तरीके से HDFC बैंक ने वापस लीडरशिप ले ली है पिछले 5-6 दिन से, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि बस एक थोड़ा सा एक फैक्टर आ गया जिसने मार्केट के इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब किया। आज भी देखिए कंट्रीब्यूशन में करीब 30 पॉइंट HDFC ट्विंस की वजह से हैं निफ्टी में। और अगर आप इवन बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक जो दारोमदार है वो अभी भी HDFC बैंक ने संभाला हुआ है। करीब 133-134 पॉइंट HDFC बैंक वहाँ पर ऐड कर रहा है, लेकिन अभी भी रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है निफ्टी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने अच्छे नंबर्स आ गए, सब कुछ आ गया, ग्लोबल क्यूज इतने स्ट्रॉन्ग थे, सब कुछ। आज तो मार्केट को 2% ऊपर होना चाहिए था। आज भी अगर 2% मार्केट ऊपर नहीं है तो मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर देखते हैं। अभी आगे 3 दिन और बाकी एक्सपायरी से पहले। जी हाँ, एक्सपायरी से पहले और ऑफ कोर्स बजट सत्र से भी पहले बहुत ही कम अब एक्टिव ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। लेकिन आपने बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात की अनुज, आज थोड़ा सा ऑटो की तरफ से भी सहारा मिला और FMCG स्टॉक्स स्पेशली HUL, जहां पर हमने देखा एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, तो वो थोड़ी सी राहत है। अब देखते हैं बाकी जो मार्केट करेक्ट कर रहा है, चाहे वो L&T की बदौलत हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बदौलत, उसमें रिवर्सल आता है या नहीं। कंसिडरिंग आप इतने कन्विंस्ड नहीं हैं आज के इस मूव को लेकर, अगर क्लोजिंग तक इन्हीं लेवल्स के आसपास लड़खड़ाते रहे तो कल के लिए कुछ तेजी का ट्रेड बनेगा, या फिर वही, या फिर प्रॉब्लम यही है कि हम एक बहुत ही सीमित दायरे में हैं और वो दायरा लगातार फिर से नीचे स्क्वीज होता जा रहा है। नहीं, उसके लिए मुझे लग रहा है कि अगला 1.5 घंटा वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उसका एक रीज़न बता देता हूँ। आज सुबह फर्स्ट हाफ में मोस्टली FI वॉल्यूम नहीं थे, FI डेस्क, क्योंकि एशिया में पूरा छुट्टी है एशिया में। अब यूरोप के और जो अमेरिका के FIs हैं वो सेकंड हाफ में नॉर्मली पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, तो अब उन FIs के ऊपर बेसिकली दारोमदार है।
तो इसके लिए आखिरी 1.5 घंटे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज सुबह हमारा एक अप्रोच था कि 18,150 के आसपास आप बेचेंगे तो आपको एक 18,180 200 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा आपको ट्रैक्शन मिलेगा। वहाँ 50-60 पॉइंट मिले उसमें, लेकिन नीचे से फिर वापस घूमा भी है। तो दोनों ट्रेड्स प्ले हुई हैं, बाय ऑन डिप भी प्ले हुआ है और सेल ऑन रैली भी प्ले हुआ है दोनों, क्योंकि गैप के बाद कोई बहुत ज़्यादा लेकिन नहीं मिला। 30-40 पॉइंट ही दोनों साइड मिले हैं, उससे ज़्यादा आपको मिले नहीं है निफ्टी में। तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अभी भी क्लियर नहीं है कि ये किस तरफ जा रहा है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये मेक और ब्रेक जोन है। अब यहाँ से या तो गिरेगा या चलेगा, ऑब्वियसली दो चीज़ें होंगी, लेकिन क्या होगा ये क्लियर नहीं है इस समय। लेकिन हाँ, मेक और ब्रेक जोन में तो हैं हम इस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 18,100 की कॉल और पुट मैं दोनों देख रहा था। अभी ये डेटा थोड़ा चेंज हुआ होगा क्योंकि पिछले 5-6 मिनट में वापस एक रैली आई है, लेकिन एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है कि अगर आप 18,100 की कॉल देखें, कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं है प्रीमियम में। सिर्फ जैसा मैं कह रहा हूँ ये 38%, ये जब मैं डेटा मैंने भेजा था तो 20% ही था ये, और ओपन इंटरेस्ट में भी अभी भी इजाफा है। और 18,100 की पुट जो है वो काफ़ी गिरी है, वहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। 1,29,00,000 का वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन बात सारी फिर यही आती है कि क्या इस रैली को आप बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं थोड़ा अभी भी इस रैली को सर्कमस्पेक्ट देख रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ मैं इस रैली को। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आज एक सुबह हमने एक बात की थी कि ICICI बैंक जो है उसके नंबर्स भले ही शानदार रहे हों, लेकिन क्या स्टॉक नंबर्स की वजह से गिर रहा था या स्टॉक किसी और वजह से गिर रहा था, और आज उसका आंसर मुझे मिल गया। अगर नंबर्स वाकई में इतने अच्छे थे और पोजीशनिंग बिल्कुल भी नहीं थी ICICI बैंक में, तो आज ICICI बैंक में 4-5% की रैली होनी चाहिए थी। अब ICICI बैंक रेड में आ गया इनफैक्ट, तो ये मेरे लिए क्लियर इंडिकेशन है कि ये ICICI बैंक में अब एक FI सेलिंग है। अब वो पैसा HDFC बैंक में जा रहा है, कुछ हद तक वो पैसा बाकी सेक्टर्स में जा रहा है, जैसे इन्फोसिस वगैरह में जा रहा है। तो ये एक मार्केट के लिए आगे जाके थोड़ा सा देखने वाली बात होगी अगर ICICI बैंक और फिसला यहाँ से। लेकिन क्योंकि HDFC बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी है और कोटक और SBI में तेज़ी है, इसलिए बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। 43,000 की कॉल में आज हमने ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि ठीक है, अगर आपने इस रैली को ट्रेड कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिस्की रैली है थोड़ी सी है। और FIS की सेलिंग के पीछे वजह क्या होगी, होपफुली उसका भी जवाब आगे मिलता हुआ दिखाई देगा। हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर दरअसल चाइनीज़ मार्केट की तरफ भारतीय बाजार से पैसा निकालकर शिफ्ट होता दिखाई दिया है। अब एक्चुअल टेस्ट होगा, क्योंकि अगले जो इस हफ्ते चाइनीज़ मार्केट्स बंद हैं, तो FIs का नदारद रहना वो इनफैक्ट उस डाउट को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देगा अगर बाइंग नहीं आती है। चलिए वीरूप, डेटा पॉइंट्स अब आप स्क्रीन पर रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिकली बैंकों में तो ऑफ कोर्स हमने देखा है दिग्गजों की अगुवाई में तेजी है, लेकिन बाकी स्टॉक्स की तरफ से क्या इशारा बन रहा है? देखिए आज तक अगर आप बैंकों की बात करें, नो डाउट आज एक बार जैसे कि अगर आप देखें कोटक महिंद्रा, ये HDFC बैंक अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है एट 1673। ये अब जो कि थोड़ा सेकंड पायदान पे था पहले, आज से अगर आप देखें शुक्रवार को या फिर गुरुवार को 25% जब इसके रोलोवर्स थे और PNB के बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स थे, लेकिन आज HDFC बैंक ने ओवरटेक कर लिया है PNB को। 60% रोलोवर्स PNB, AU स्मॉल फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आज एक पुल बैक था नंबर्स के बाद, हालांकि वो एक डिसाइसिव पुल बैक नहीं बना, बट स्टिल अगर आप देखें आज इसके रोलोवर्स करीब 53% और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 49%। अगर आप बैंकों के रोलोवर्स शीट को उठा के देखें तो सबसे इंप्रेसिव रोलोवर्स HDFC बैंक के हैं। उसके बाद अगर जहाँ जहाँ अच्छे रोलोवर्स हैं उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में IRCTC क्लोजर टू बजट, IRCTC के रोलोवर्स और आई थिंक पिछले 3-4 दिन का प्राइस सेक्शन थोड़ा सा अगर आप देखें वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में बड़ी है। आज भी देखिए 642 पे अटेम्प्ट लिया इस 20 डेमा को बाय सेट करने का, सक्सीड नहीं हो पाया, बट यहाँ पे थोड़े रोलोवर्स पिकअप हुए हैं। अलॉन्ग विद इंडिगो 33%, अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स दोनों में शॉर्ट रोलोवर्स कायम है अभी भी 53-58%। तो ये रहा हाल इंफ्रास्ट्रक्चर का। बैंक्स का IT में मिड कैप IT, कोफोर्ज, LTTS, परसिस्टेंट लगभग 48, 58 और साथ ही साथ 43%, ये 3 स्टॉक्स। और जहाँ तक मेटल्स का सवाल है वहाँ पे 2 स्टॉक्स अगर आप देखें काफ़ी अच्छे खासे अगर आप देखें लोवर्स दे रहे हैं, इसमें सेल और जिंदल स्टील 5 स्टार। तो ये फिलहाल काउंटर्स जहां पर हमने देखा है क्लियरली बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है दोनों तेजी और मंदी की तरफ। चलिए आपको कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी दिखा देते हैं जो इस तस्वीर को शायद और साफ करेगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है बड़ी पोजीशंस बनी हैं आज। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में लेकर आइएगा तेजी वाले वो ट्रेड्स जहां पर आज ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ऑटो कंपनियां जैसे मैं मेंशन कर रही थी, टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर, आयशा में अच्छी खासी खरीदारी। आज कैनफिन होम्स में हमने देखा है 5.5% का बहुत ही मजबूत मूव है और कोफोर्ज में दरअसल
वो फ्राइडे का जो रैली थी वो एक्सटेंड होती हुई आज 5.5% से ज़्यादा की गेंस ये स्टॉक भी अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मंदी की तरफ सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक के नतीजे देख ग्रासिम श्री में भी हमने देखा है दबाव आया, और अतुल ऑटो नतीजे खराब थे, आई थिंक थर्सडे को आए दोपहर में, और उसके बाद वो सेल साइड की पोजीशंस क्लियरली मैग्नीफाई होती हुई आज फिर ये 2-2.5% के नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है क्लियरली प्रेशर बना है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर और राय देने के लिए हमारे पैनलिस्ट शरद अवस्थी जो आपको बताएंगे फंडामेंटल तस्वीर। टेक्निकल कॉल्स के लिए राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, सुदीप जैन, विकास सालुंखे, सुदीप शाह, बेग योर पार्डन, ये सब हमारे साथ होंगे, और मानस जायसवाल को भी जोड़ेंगे। आज 2:20 पर नेल्को के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रदीप नाथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आज एनएसई कोलोकेशन मामले में सैट का एक बड़ा आदेश आ गया, क्या डिटेल्स कहते हैं, यतिन को इस खबर पर जोड़ेंगे। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका के लिए तैयार रहिएगा। सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत से समझेंगे, एफएनओ का सुपरस्टार मानस जायसवाल देने वाले हैं। सुदीप शाह लेंगे चार्ट का चमत्कार, तो मिड कैप फंडा देंगे शरद अवस्थी। और आज एक्सिस बैंक के नतीजों के पहले क्या आपकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मारुति जिसके नतीजे कल आएंगे, इस सब पर बातचीत होगी सुमित के साथ। और ऑफ कोर्स आज एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी को भी चर्चा में आगे जोड़ेंगे। ओके चलिए जैसा अर्शिता बता रही थी, कोफोज में ज़बरदस्त तेज़ी है, और इनफैक्ट कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है। और मिड कैप आईटी में रिजल्ट के बाद एक अच्छा खासा मूव आपने परसिस्टेंट में देखा, यहाँ कोफोज में देखा, और एक इन जनरल आईटी ने क्लियर साइंस दिए हैं पिछले कई दिनों से कि एक बॉटम बन चुका है यहाँ पर। और परसिस्टेंट में भी आज फिर 4% का जंप, 4500 के पार ये स्टॉक का। तो ज़बरदस्त मोमेंटम इन कुछ स्टॉक्स में। अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और स्ट्रैटेजीज लेना शुरू करते हैं। मानस आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए कि कौन सा स्टॉक ले रहे हैं? अच्छा चलिए सातपुते जी से ले लेते हैं पहले। सातपुते जी आपकी स्ट्रैटेजी। गुड आफ्टरनून जी। अनुज जी देखिए, नजर तो आईटी स्टॉक्स पे ही है, तो 2 बजे के लिए जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन्फोसिस। क्लाइंट के साथ भी इसमें पोजीशन रहेगी, उनको भी शेयर किया हुआ कॉल है। सो इन्फोसिस इज अ बाय। 1548 चल रहा है, मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्शन हो रहा है, और इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 1580 का। तो इट्स अ बाय। 1550 के आसपास मिल रहा है, तो आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1535। तो मोमेंटम जो है इन्फोसिस में। अच्छा अनुज जी, इसमें रीजन ये है कि आज इतने पहली बार अपने 200 डे में को चैलेंज किया है और उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए मैंने इसमें बाय दिया है। तो इन्फोसिस इज अ बाय। इन्फोसिस पर एक बाय कॉल, और टेक्नोलॉजी काउंटर्स में हमने देखा इंटरेस्ट तो ऑफ कोर्स बना ही हुआ है पोस्ट नंबर। ज़्यादातर कंपनियां जहां पर अच्छे नतीजे आए फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है। शिल्पा आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। आफ्टरनून मेरा अभी का ट्रेड रहेगा अगेन फ्रॉम आईटी, इट इज एलटीटीएस अभी बहुत अच्छे रेंज ब्रेकआउट में है। 3200 के सपोर्ट से इट शुड टेस्ट 3450 3500। तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स फेब के फ्यूचर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रेकमेंड करूंगी थ्रू ऑप्शंस नेक्स्ट सीरीज फरवरी सीरीज का 3400 का कॉल ऑप्शन रफली 75 रुपीज़ में अभी ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 50 का, और टारगेट्स यहाँ पे इजीली आपको 120, 140 या 160 भी देखने को मिलेंगे। 100 का कॉल लेने की सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से आती हुई, या फिर 3450 3500 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की है। सुदीप आपने क्या चुना है? हर्षदा जी गुड आफ्टरनून। वंस अगेन आईटी से ही है, टेक महिंद्रा ऑलरेडी, बिकॉज जो हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस और ये मिड कैप आईटी में तेजी है, तो मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा एक कैचअप प्ले करेगा। और पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं कि वो 1040 से 1035 का जो एक सपोर्ट है वो अच्छे से होल्ड कर रहा है। और आज ये कम से कम अपने 16 दिसंबर के बाद के हाईएस्ट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से अभी आईटी में एक ये तेजी का रुझान बना हुआ है, ये अगले 3-4 दिन तक तेजी रहेगी। और जो हिसाब से टेक महिंद्रा और ये सब में आईटी स्टॉक्स में एट द मनी में पुट में राइटिंग हो रही है, ये सीरीज और अगले सीरीज में भी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में हम बाय करके चल सकते हैं 1040 के स्टॉप लॉस से 1100 के टारगेट के लिए।
के टेक महिंद्रा, तो यहाँ पे आईटी से अगर आप देखें बहुत सारी कल आ गई। सुदीप की कॉल भी अगर आप देखें टेक महिंद्रा से बाय 1066 पर। निफ्टी आईटी करीब करीब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 500 अंक ऊपर 30,019। एक बार फिर से 9 दिसंबर के बाद निफ्टी आईटी इस हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। मानस जुड़ चुके हैं। मानस, निफ्टी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग मूव, 2 ट्रेड्स इस स्पेस से आ चुके हैं। आपका कन्वर्शन कॉल इस वक्त का? तो देखिए आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स चार्ट पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी आपने काफी कॉस्ट ले लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएल पे ध्यान देना चाहिए। देखिए पीएल के पैटर्न अगर आप देखिए तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 800-790 की रेंज में पीएल ने बना लिया है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 842 के स्टॉप लॉस से 875 तक के टारगेट्स, ये कैश लेवल्स हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। ओके चलिए एक बार निफ्टी आईटी वापस लेकर आइए हर्षिता। और आप ये चीज़ हम लगातार 1 महीने से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या कुछ बदला है निफ्टी आईटी में और क्या ज़बरदस्त तेज़ी है। और लगातार एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको बाय ऑन डिप्स दे रहा है। फ्राइडे को डिक्लाइन आया, आज सुबह भी हल्की से डिक्लाइन थी, लेकिन 500 अंकों की अब यहाँ पर होगी तेज़ी। और एक बार इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए, उससे एक समझ में आएगा। एक और चीज़ 200 डे मूविंग एवरेज इसका 29,113 था, अब वहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट ये चल चुका है। और जिस दिन इसने लेवल तोड़ा था उसके बाद से एक लगातार वन वे तेज़ी इस इंडेक्स में। और यहाँ पर बदला क्या है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें बदली हैं। आज सुबह हमारी चर्चा हो रही थी मेरी और नीरज जी की, आशीष के साथ सुबह की, ग्लोबल क्यूज़ को किस तरीके से समझा जाए। आईटी में जब डिक्लाइन आई थी उसके 2 फैक्टर्स थे। एक बड़ा फैक्टर था कि यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, और दूसरा फैक्टर था कि आईटी कंपनी की टॉप लाइन और उसकी वजह से आईटी कंपनी की टॉप लाइन और मार्जिन पे क्या इंपैक्ट होगा। और दूसरा फैक्टर था आईटी कंपनी के वैल्यूएशंस, क्योंकि पिछले साल इनको ज़बरदस्त वैल्यूएशन मिले अल्ट्रा लो एनवायरनमेंट में। जब आईटी कंपनीज में डिक्लाइन आई तो इसी वजह से आई थी। 2 फैक्टर्स थे। अब अगर एक गोल्डीलॉक्स सिनारियो है, गोल्डीलॉक्स सिनारियो क्या है, जो कल भी फेड ने कहा है, कुछ ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगली रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट की होगी। अगर अगली रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट की होगी और उसके बाद फेड रुक जाएगा और टर्मिनल रेट की हमको एक व्यू मिल जाएगा, तो एक वैल्यूएशन वाला जो एक रीसेट है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये भी कह रहे हैं कि यूएस में मंदी अवॉइड हो जाएगी, अगर मंदी अवॉइड हो गई यूएस में और रेट्स पीक हो गए, तो ये कॉम्बिनेशन है। इसी कॉम्बिनेशन ने आईटी को पिछली बार रैली कराई थी। ये अगर कॉम्बिनेशन इस बार रहा तो, और पिछले साल की बड़ी गिरावट के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पे भी हजदा। और अब तो व्यू बहुत सिंपल है, 200 डे मूविंग एवरेज 29,000 उसके करीब का स्टॉप लॉस लगा दें। और आईटी में ये जब महीना शुरू हुआ था हमने कहा था कि ETF बनाइए आईटी का, और आपको एक अच्छा पैसा बना के देगा। मेरे ख्याल से एक महीने में ही आपने निफ्टी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 1 महीने में ही आपको 6% के रिटर्न मिले हैं उसमें। और मुझे लग रहा है आगे जाके भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी बनने वाली है, अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी तगड़ा मूव देखने को मिला है। अगर आप 6 महीने से बैठे थे तो वही रिटर्न्स, और अगर आपने 1 महीने में एंट्री की हो तो 6% तक के रिटर्न्स। निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ। शरद अवस्थी को भी जोड़ लेते हैं। शरद आफ्टरनून, क्या आपका भी फोकस, अच्छा शरद हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो चलिए शरद का इंतजार रहेगा, लेकिन उनके लिए भी सवाल तैयार रहेगा कि क्या वो भी इस समय टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर ही फोकस कर रहे हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा पोजीशंस निकाल कर लेकर आएंगे। लेकिन आज एक और स्ट्रेंथ वाला पॉकेट देखने को मिल रहा है और वो है FMCG। HUL का बड़ा हाथ। अब HUL में वो रॉयल्टी का झटका फ्राइडे को लगा था, उससे स्टॉक उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट दिखाएंगे आपको स्टॉक का। इसका अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी अब मानस? पिछले सत्र में अच्छी खासी बिकवाली और जहां से फिसले थे वहीं पर लौटता हुआ 2600 के लेवल्स आज सुबह में देखने को मिले थे। एक रेंज है HUL की, अब उसी इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट लेता है जो कि 2510 है। ऊपर की तरफ 2700 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा HUL में कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। बट फिर भी क्योंकि आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, 60 मिनट चार्ट पे सिग्नल है बाय एंड रिकमेंडेशन, आप बिल्कुल ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए केवल एक छोटे से मूव के लिए, जिसमें आपके टारगेट 2647 के रहेंगे। तो 2647 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं 2570 के स्टॉप लॉस के साथ। एक्चुअल आपकी स्क्रीन पर देखिए 2595 पे ट्रेड डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा इस बीच एक बार जरा प्लीज HCL टेक्नोलॉजीज भी लेके आइए, क्योंकि इन्फोसिस का जिक्र हुआ था, टेक महिंद्रा का जिक्र हुआ था।
HCL की 1120 की एट द मनी कॉल इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करते हुए, और यही वो जोन है, यानी जो शुक्रवार का हायर शेडो और यही 18 जनवरी का हायर शेडो जोन था। इनफैक्ट ये जो प्राइस है ना 1118 रुपये, एग्जैक्टली अगर आप देखें जिस दिन ये कोलैप्स हुआ था 18 जनवरी को, उस दिन का ओपन पॉइंट है। राजेश जी एक बार HCL टेक्नोलॉजीज भी देखिएगा, ऑल्दो आपकी जो प्रेफर्ड चॉइस थी वो इन्फोसिस थी, लेकिन 1180 वो गैप पहले ही फिल हो चुका है, प्रेशर कुछ है नहीं। ये क्लस्टर अगर 1120 का निकल गया एक बार, तो कहां तक का स्विंग पॉसिबल है? और एक और चीज, 1120 की एट द मनी कॉल पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेन जी, मुझे लगता है HCL टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा, जो पहला स्ट्रिंग रेजिस्टेंस है स्लाइटली पोजिशनल, वो रहेगा 1155, 1150, 1155। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनेगा। इनफैक्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आप देखिए पिछले 3-4 दिनों में ये सिर्फ साइडवेज हुआ और उसके बाद आज फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो HCL टेक 1120 का कॉल करीबन 25 रुपए के आसपास है फरवरी सीरीज का, इसे आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 20 का और एक टारगेट सेट करे करीबन 35 टू 38 का। तो मुझे लगता है करंट लेवल से करीबन 10 से 12 रुपए का मूव आपको इस कॉल ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इट्स अ बाय 1120 HCL टेक्नोलॉजी कॉल। ओके, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, TCS, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, पांचों के पांचों निफ्टी आईटी स्टॉक्स इस समय जो निफ्टी 50 में है, वो सारे के सारे स्टॉक्स इस समय डे हाई पर, और यही पॉकेट है जिसने अब सपोर्ट किया। निफ्टी ऑलमोस्ट मॉर्निंग हाइज की तरफ जा रहा है, बैंक निफ्टी उससे दूर है अभी भी 200 पॉइंट, लेकिन क्योंकि निफ्टी आईटी का ज़बरदस्त सहारा है, वहाँ पर आपको एक बड़ा ट्रेंड मिल रहा है। उसके अलावा एक आध और स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ा बाइंग मोमेंटम है इस समय, SBI और UPL, ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय बाइंग मोमेंटम। और अगर FNO के शेयरों की बात की जाए तो वहाँ पर PVR में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट है। पठान के बारे में सुन रहे हैं कि काफ़ी अच्छे एडवांस बुकिंग है। हाँ, तो उससे पहले ज़बरदस्त वहाँ पर बाइंग हो रही है। सुबह हालांकि थोड़ा नीचे खुला था PVR, लेकिन अब इसमें अच्छी खासी रिकवरी है। अगले वीकेंड आएगी मूवी? नहीं, मूवी 23 को, मूवी कल आ रही है, मतलब हाँ, 25 को आ रही है, 26 जनवरी की छुट्टी से, हाँ 26 जनवरी की छुट्टी से पहले। देखिए हमारे डायरेक्टर ने एकदम छुट्टी बता दिया है। शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इस देश में ऑब्वियसली, तो इसके लिए खैर मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का। इसमें कोई और बहुत टाइम हो गई शाहरुख खान की, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, 6 साल हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट कौन सी मूवी आई थी उनकी शाहरुख खान की? मुझे कौन सी? रईस। हाँ, नहीं, रईस के बाद दूसरी आ गई है। हमारे प्रोड्यूसर साहब तो रईस तो हिट थी। हाँ, रईस हिट उसके बाद फिर वो दूसरी नहीं थी, एक दो बहुत बिल्कुल नहीं चली थी। जीरो से मुझे उसका गाना याद आ रहा था। पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा। चलिए, फेडरल बैंक डे हाई पर, और कई स्टॉक्स, इनफैक्ट बायोकॉन सुबह स्पॉट किया गया था आपके लिए, बायोकॉन डे हाई पर, लेकिन क्लियरली मोमेंटम आईटी में है, ज़बरदस्त मोमेंटम निफ्टी आईटी में। और मुझे अब थोड़ा ना कई बार हल्का बहुत बुरा लगता है कि अब निफ्टी आईटी अवेलेबल नहीं है FNO में। पहले अवेलेबल होता था, उसमें वॉल्यूम समहाउ पता नहीं क्यों नहीं पिक हुआ, क्योंकि थोड़ा इस पर और ध्यान दिया जाता तो वॉल्यूम पिक होता है इसमें। क्योंकि अगर ये होता तो ज़बरदस्त आपको एक इंडेक्स में इतनी बड़ी ट्रेड मिलती एक्सपायरी, और जो मोमेंटम इसमें है, अब उसके थ्रू नहीं कर सकते तो ETF के थ्रू करिए या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू करिए। एक स्टॉक और रिविजिट कर लेते हैं, बायोकॉन दोबारा आ रहा है रेडार पर। मानस, एक बार बायोकॉन का चार्ट देखिए, बताइए कोई ट्रेड है क्या यहाँ पर, उसके बाद फिर मैनेजमेंट को जोड़ेंगे। मैं थोड़ा वेट करूंगा अनुज जी, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो रिवर्सल पॉइंट जो है वो 255 है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे। इस बीच अगर आप देखें दो स्टॉक्स और लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, हमारे साथ अब एक टेक्निकल विशेषज्ञ और जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पैनल में। इस वक्त विकास सालुके जुड़ चुके हैं। विकास, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। विकास, निफ्टी बैंक, सॉरी माफ कीजिएगा, निफ्टी आईटी, इसका शोरगुल है इस वक्त। अगर आप देखें अब इस वक्त 550 अंक ऊपर एट डे हाई। निफ्टी बैंक अगर आप देखें हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बट निफ्टी अगर आप देखें 107 अंक ऊपर। बताइए आप क्या चीज कर रहे हैं इस क्लोजिंग में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट की बात करो तो थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा ये पूरे वीक के लिए भी। मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ आएगा। आईटी इंडेक्स की बात करूँ तो मुझे वहां पे भी एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है और मुझे लगता है ऊपर कंटिन्यू करेगा। आज के लिए अगर मुझे देखना है तो टेक महिंद्रा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है इस पॉइंट पर।
1060 के ऊपर अभी ट्रेड भी कर रहा है, तो मुझे लगता है 1140 के टारगेट यहाँ पे टेकन में देखने मिल सकते हैं। नीचे में हमने देखा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 1030 1040 एक बेस बना चुका है, तो वहां का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय करके जा सकते हो। तो 1140 मुझे लगता है टेकन में देखने मिल सकता है। और आईटी सेक्टर की बात करूं तो वहां पे जो रुझान है वो पॉजिटिव लग रहा है। इसमें इन्फोसिस भी मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइड यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। ओके, चलिए भाई काम करते थोड़ा सा अर्निंग्स पर फोकस करते हैं और नेल्को के नंबर से स्क्रीन पे लेके आइए। मिस्टर प्रदीप नाथ एमडी सीईओ नेल्को के जुड़ चुके हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बार पहले मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ, फिर मैनेजमेंट से बातचीत शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे ये अगर आप देखें नंबर्स, नेट सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 74.23 CR लगभग इस क्वार्टर में, और करीब 72 करोड़ से बढ़कर आपकी स्क्रीन पे, और करीब यहाँ पे मुनाफा अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर आप देखें एक्सक्यूज़ हुआ है साल दर साल लगभग 5.2 CR आपकी स्क्रीन पे। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है मिस्टर नाथ। और थोड़ा सा प्रॉफिट्स में अगर आप देखें सर वाई बेसिस पर डिप है, ऑल्दो रेवेन्यूज़ में अगर आप देखें एक जंप है, बट मोर और लेस ये क्वार्टर कैसा रहा सर? और आई थिंक मैं इस डिस्कशन की शुरुआत एग्जैक्टली इसी पॉइंट से करना चाहूँगा सर कि सेमीकंडक्टर इश्यूज़ जो है वो एग्जैक्टली अब कैसी स्थिति है वहाँ से, उसकी अवेलेबिलिटी, और इस पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहेंगे क्योंकि लास्ट इंटरेक्शन में इस पर आपने टिप्पणी की थी कि हाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अब स्थिति क्या है इस वक्त? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। एज फार एज द क्वार्टर इज कंसर्न्ड, आई थिंक फ्रॉम आवर रेवेन्यू पर्सपेक्टिव व्हाट हमें ये देखना है कि हमारे दो रेवेन्यू के दो मिक्सेस, वन इज प्रोडक्ट रेवेन्यू, द अदर वन इज सर्विसेज रेवेन्यू, and services revenue is annuity in nature. In fact, in the last quarter, our services revenue is very high. It's about 88% of the total revenue. As compared to, if I were to look at the same quarter last year, it will be about 70%. So overall, the revenue mix has improved significantly. While the product revenue was lower, that is because of some contracts not getting coming in time and not getting executed. But overall, we have grown well. And if you look at the 9 month agar dekhenge, 9 months of this year versus 9 months of last year, our revenue, overall revenue, including product revenue, is higher at 21%. So overall, I think our revenue is growing well. The profits have also similarly grown by about 13% on the same for a 9-month period as compared to last year. So we are tracking well. Our EBITDA has also been fairly high at about 21 point, more than 21% in the last quarter. So overall, I believe that as a company, the health of the business is quite good at the moment. ओके सर, एक और चीज़ है जो स्पेस सेगमेंट है, वहाँ कैसी ग्रोथ रही? आपने इनफैक्ट लास्ट इंप्रेशन में भी कहा था कि स्पेस सेगमेंट में एक सब्सटेंशियल ग्रोथ ड्यू है। फ्रीक्वेंसी अगर काफ़ी अच्छी खासी मिली तो आई थिंक उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। स्पेस सेगमेंट में एग्जैक्टली इस बार क्वार्टर की स्थिति कैसी रही, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे आपका आउटलुक क्या है सर? Yeah, space segment is growing well. The fact that this year we are growing at 21%, and in the past, अभी पिछले सालों में आप देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू का भी 20-21% ग्रोथ का भी हुआ नहीं था on an annual basis. I think so. To that indicates that the industry is doing well. There are some expectations still from the government that a lot of positives have already happened. लेकिन कुछ और पॉजिटिव आने बाकी है। फॉर एग्जाम्पल द न्यू स्पेस पॉलिसी, जिसके बारे में काफी दिनों से हम बात कर रहे हैं, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। वो अनाउंस होने के बाद देयर विल बी सम मोर इंप्रूवमेंट दैट विल हैपन एज फार एज द स्पेस इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। बट ओवरऑल द इंडस्ट्री इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज विल कम इन, द न्यू स्पेस पॉलिसी शुड कम सून, एंड विद दैट इट विल ओपन अप इवन फर्दर। Any update? ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए आप लोगों ने भी you'd also thrown in your hat, वहाँ पर क्या लाइसेंस मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है? एनी विजिबिलिटी ऑन दैट फ्रंट? और ये कितना बड़ा ड्राइवर रह सकता है ऑफ रेवेन्यूज? नहीं, आप जब बोल रहे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, व्हाट आर यू इम्प्लाइंग फॉर दैट? बिकॉज anyway we are in the satellite broadband service, it's just that we are catering to the enterprise market right now. We are not going to the consumers, but otherwise what we are offering is basically the broadband using satellite. But and applied for the global mobile personal communication licenses. Okay, GMPCS license. Correct. Okay, see, licenses are enablers for our business. So we've got all the licenses that are relevant. GMPCS is something that we don't have as of now, so we've applied for it. And once that license comes,
that will be enabling us to get into more sectors beyond what we are doing right now, and that is the reason why we've done that. इस समय सारी टेलीकॉम कंपनियां अग्रेसिवली अपने 5G फुटप्रिंट को बढ़ा रही हैं. You also play a large part in that segment. What does it mean in terms of order books? किसी से बातचीत हो रही है? What could it foretell in terms of your revenues आने वाली तिमाहियों के लिए? देखिए, it is what we call as the cellular backhaul, basically to connecting the remote locations using satellite communication for either 4G or 5G delivery is an important part of satellite communication, particularly as India जैसे country में there are a lot of remote locations where you'll have to reach out. However, at the moment, the 5G deployment is happening more in the metros and the main cities, जहाँ पर आपको satellite communication की जरूरत नहीं पड़ती है. We are doing a lot for the 4G right now, which are already going to remote locations. But 5G, as and when it comes at a more advanced stage of deployment, which will be going to remote location, then the satellite communication will come into play. And we believe that will be a big market because the capacity that will be required will be much more than what is required for 4G. And there are a lot of remote locations in the country where fiber is not available and where the satellite communication will come into play. चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में आज शामिल हुए और नंबर से बातचीत करी आपने और आगे आने क्वार्टर्स के लिए अपने एक आउटलुक प्रस्तुत किया आपने. सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. इस बीच नलको एक बार स्क्रीन पे लिखे आइएगा 6:51:50. हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इस पैनल में फंडामेंटल विशेषज्ञ शरद अवस्थी जुड़ चुके हैं. शरद, लेट्स बिगिन विद नलको. ये आई थिंक 21 का और इवन 22 का एक स्टार प्राइस परफॉर्मर था. मुझे याद है अच्छी तरीके से, करीब करीब 1100 तक का स्विंग दिया था इसने. 651 ये नंबर्स आपने देखे. आई थिंक बॉटम लाइन फ्रंट पे थोड़ा सा अगर आप देखें मायूस किया कंपनी ने. आपका टेक अगर आपकी कवरेज में हो तो ये? नहीं, कवरेज में तो नहीं है ये स्टॉक हमारे. ओके अगर आप देखें नो इश्यूज. शरद, आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या चीज कर रहे हैं आप? मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी अभी भी एक काफी डिसेंट स्पेस में है और हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली यहाँ पे बहुत बड़ी रीरेटिंग की संभावना है आने वाले 1.5-2 साल में. जैसे जैसे इनका इंडिया बिजनेस फोकस और ज्यादा इम्प्रूव होता है तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं 250 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए. तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ये नंबर्स इंप्रूव होते हैं और डोमेस्टिक लॉन्चेस का फायदा और ज्यादा मिलता है और यूएस बिजनेस भी स्टेबलाइज होता है तो काफी आसानी से पॉसिबल है कि कंपनी को 20-25 का मल्टीपल मिलने लगे. तो 5,500-6,000 के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से डॉक्टर रेड्डी ये काफी बढ़िया बेट लगती है. डॉक्टर रेड्डीज पर बेट लगानी है आपको तो ये इस समय एक कॉल. मार्केट है डेज हाई. कैनफिन होम्स 6% ऊपर, आज का टॉप F&O गेनर. और एक्चुअली अब टॉरेंट पावर उसको थोड़ा टक्कर दे रहा है टॉप F&O गेनर के लिए. एक्चुअली अब टॉरेंट पावर है 6.1% ऊपर. टॉरेंट पावर ज़बरदस्त मूव. इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन से टॉरेंट ग्रुप के स्टॉक्स में हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं. उसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन, बिरला सॉफ्ट, AU स्मॉल फाइनेंस, काफ़ी स्टॉक्स हैं. IEX जिनमें तेज़ी है. फर्स्ट सोर्स नंबर से पहले, परसिस्टेंट और कोफोज के तो खैर हम बात कर ही चुके हैं. ज़बरदस्त मोमेंटम वहाँ पे चल रहा है. गुजरात गैस, LTI माइंट्री खराब नंबर्स के बावजूद वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी. एक बार LTI माइंट्री की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी. मैनेजमेंट ने साफ कहा था कि Q4 में एटलीस्ट 200 और 250 बेसिस पॉइंट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. इस बारी 1% तो मार्जिन ऑफ कोर्स मर्जर कॉस्ट के चलते आए. कुछ क्लाइंट्स है जहां पर डिले देखने को मिल रहा है लेकिन उन्होंने कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं किया है. उन्होंने कहा जो पेन था वो फर्लोज का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है सीजनली वीकनेस की वजह से. लेकिन Q4 में वो बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करेगा और उस कमेंट्री के बाद दरअसल स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को बिल्कुल. और देखिए LTI माइंट्री आगे जाके इंडेक्स का हिस्सा बनेगा. मतलब इस साल मुझे लग रहा है कि अगर IT में तेज़ी रहेगी तो जो अगला रिव्यू होगा उसमें शायद LTI माइंट्री उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेगा तो वो भी एक आगे जाके इसके फेवर में जाएगा. लेकिन अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू की. कोलोकेशन मामले में NSE को बड़ी राहत मिली है. सैट ने सेबी का 625 करोड़ रुपए की वसूली का जो आदेश है उसको पलट दिया है. साथ ही रवि नारायण, चित्रा रामकृष्णन, इनकी जो डिसगॉजमेंट के ऑर्डर्स थे उनको भी गलत बताया. इन सब पर ज़्यादा डिटेल देने के लिए अब यतिन जुड़ गए हमारे साथ.
यतिन गुड आफ्टरनून। तो जरा एक बार फिर रिविजिट करते हैं स्टोरी को। गुड आफ्टरनून। ये एनएससी का को लोकेशन मामला जैसे कि हमको पता है काफ़ी सालों से जो है मामला उलझा हुआ है और आज फाइनली सैट का एक निर्देश आया क्योंकि सेबी के ऑर्डर के सामने काफ़ी सारी पार्टीज इंक्लूडिंग एनएससी ने अपील की थी। सैट के निर्देश में अगर हम देखें तो एनएससी को सबसे बड़ी राहत मिली है क्योंकि इनको 625 करोड़ रुपए का डिसजॉर्जमेंट सेबी में जमा कराना था 12% इंटरेस्ट के साथ। वो जो पेनल्टी है रिड्यूस करके सैट ने 100 करोड़ रुपए कर दी है। बड़ा रिलीफ है एनएससी के लिए क्योंकि सैट का कहना यह है कि को लोकेशन मामले में एनएससी को कोई गलत फायदा नहीं हुआ। ऑब्वियसली इन्होंने जो बैलेंसर लगाना था को लोकेशन पे जिससे किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, वहाँ शायद एनएससी को गलती हुई और इसीलिए ये जो अमाउंट है डिसजॉर्जमेंट का या पेनल्टी का जैसे आप कह सकते हैं उसको 100 करोड़ रुपए कर दिया। दूसरी जो पार्टी थी इसमें एनएससी के ऑफिशियल्स थे चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण। यहाँ जो इनकी सैलरी को डिसजॉर्ज करने का आदेश सेबी ने पास किया था उसको भी सेट असाइड कर दिया, सैट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि इनको अब सैलरी बोनस के लिए एलिजिबिलिटी होगी। ऑब्वियसली डिटेल ऑर्डर में सारी जानकारी होगी और मेन मुद्दा जो इनका सस्पेंशन का कार्यकाल था इसको भी सैट ने छोटा कर दिया। ऑब्वियसली 5 साल से ज़्यादा हो गए मामले को, इसके कारण ये अब रूल लागू नहीं पड़ेगा इन दोनों ऑफिशियल्स के लिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू थी वो ये थी कि जो ओपीजी सिक्योरिटी जहाँ 15.5 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट सेबी ने डिसजॉर्ज किया था वो भी सैट ने दरकिनार कर दिया, उसको भी सेट असाइड कर दिया है। तो अगर हम बात करें एनएससी के को लोकेशन के मामले की, जो जुड़ी हुई पार्टीज हैं इनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से सैट में रिलीफ मिलता हुआ नजर पड़ा है। केवल एक बात सैट ने कही है कि जो एनएससी के ऑफिशियल्स हैं, एनएससी के कर्मचारी हैं जिन्होंने को लोकेशन मामले में कोलिजन किया या किसी को अनफेयर एडवांटेज दिया, कोई ब्रोकर इसमें शामिल है, तो इसकी जांच पड़ताल सेबी फिर से एक बार करे। लेकिन पूरा का पूरा मामला आपको दिखाई पड़ रहा है कि पूरा को लोकेशन मामला जो इतने समय से अटका हुआ था, काफ़ी सारी इस पर अटकलें लग रही थी, इनको सब जो है सेबी के ऑर्डर को ज़्यादा करके पलट दिया है सैट ने। एनएससी के लिए एक बड़ी रिलीफ होगी। ऑब्वियसली अगर हम कमेंट्स की बात करें तो एनएससी या कोई भी दूसरी पार्टी इसका इस सैट के ऑर्डर पे कमेंट नहीं आया और सेबी का भी कमेंट अवेटेड है क्योंकि शायद ये ऑर्डर पे वो अपील भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। तो अगर सेबी सैट का ऑर्डर में जाना है तो आगे अपील करना है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो अपील हो सकती है और किसी कोर्ट में जगह नहीं है उसके लिए। तो अब ये देखना होगा कि सेबी सुप्रीम कोर्ट जाती है या इस मामले को अब यहीं पर विराम मिलता है। तो ये एनएससी का कोलोकेशन मामला। शुक्रिया यतिन ये सारी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। निफ्टी वापस 18128 के करीब और HDFC बैंक एक बार फिर रिविजिट करते हैं क्योंकि अब ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई टेरिटरी 17 से 22 का जो उसका हाई है उससे करीब करीब सिर्फ 2.8% दूर रह गए यहाँ पर। शरद जी ये क्या लग रहा है कि अब बस HDFC बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गई और वापस ये लीडरशिप अज्यूम करने के लिए तैयार है या फिर थोड़ा जल्दी हुआ है कहना अभी? नहीं, हमारा तो यही मानना है कि जल्दी लीडरशिप वापस से क्लेम कर लेंगे। मेरे हिसाब से जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम था एमएनडे कंप्लीट होने तक नहीं होने तक, वो अब लगभग वापस आ जाएगा, ट्रेडिंग इंटरेस्ट भी। और इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा से फेवरेट रहा है, हम अपने पीएमएस में भी सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आज के दिन HDFC बैंक में। हमारा ये मानना है कि मर्ज्ड एंटिटी शायद HDFC के रिसेंट अवतार में, अगर आप पिछले 7-8 सालों की हिस्ट्री देखें तो मर्ज्ड एंटिटी जितना अग्रेसिवली फॉरवर्ड टारगेट्स ले रही है, इसके हाल फिलहाल में दोनों कंपनीज ने इतना अग्रेसिव टारगेटिंग किया नहीं था। तो हमारा ये मानना है कि वो अग्रेसिव टारगेटिंग आपको आने वाले समय में नंबर्स में भी दिखाई देगी अक्रॉस HDFC ग्रुप। इनिशियल लेवल पे जो उन्होंने कमेंट्री की है वो काफी पॉजिटिव है। तो कंजर्वेटिवली भी अगर आप वैल्यू करते हैं तो मेरे हिसाब से 1 साल फॉरवर्ड पे 1850-1900 तो आराम से वैल्यू आनी चाहिए। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता है और नंबर्स अगर जल्दी ये कन्वर्ट कर पाते, क्योंकि बड़ा मर्जर है तो जैसे सिंक विंक करके कर पाते हैं अगर सिंक्रोनाइज करके, तो मुझे लगता है ऊपर में 2100-2200 तक के लक्ष्य भी आने चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये जो पेन पॉइंट था पिछले 1.5-2 साल का, ये लगभग अब्सॉल्व हो गया है। अब यहाँ से ये अपनी लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। HDFC बैंक आपके स्क्रीन पे 1673 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन शरद जी आपका अल्ट्राटेक सीमेंट पे व्यू क्या है? आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट की आज की ये गिरावट 16 सितंबर की गिरावट के बाद, इनफैक्ट 16 नहीं, मेरे ख्याल से 2 जून की गिरावट के बाद इंट्राडे की सबसे बड़ी कोलैप्स है पोस्ट नंबर्स आपने देखे, सबड्यूड नंबर्स थे, मार्जिन्स पे प्रेशर था और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 83% अगेंस्ट 75%। बट ये नंबर्स आपको कैसे लगे? आई मीन मोर और लेस अगर आप देखिए रिएक्शन स्ट्रीट ने अपना दे दिया,
इन नंबर्स के आगे अभी और पेन बाकी है क्या, आपको क्या लगता है? वैल्यूएशन के हिसाब से अल्ट्राटेक सबसे महंगी कंपनी है सीमेंट स्पेस में, अगर आप ईवी पर टन रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से भी देखें। और जब भी आप ऐसे प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं तो किसी भी नेगेटिव सरप्राइज के लिए बहुत कम जगह बचती है। तो मेरे हिसाब से इसलिए इतना स्टीप रिएक्शन है। और आज तो मेरे हिसाब से पूरे सीमेंट पैक में ही एक स्टीप रिएक्शन है। आप यासिन देख लीजिए, श्री सीमेंट देख लीजिए। और मुझे लगता है कि सीमेंट की एक प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व हो गई है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाली है। जैसे जैसे लॉजिस्टिक इश्यूज कम हो रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे और तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन कोयला या कोक की प्राइसेस एक पेन पॉइंट है। सबसे कम करेक्शन अगर किसी फ्यूल कैटेगरी में आई है या अगर नहीं आई है तो शायद कोक में ही है। तो मुझे लगता है जब तक वहां पे कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक इनका जो रॉ मटेरियल प्रेशर है वो चालू रहेगा। और डिमांड साइड पे मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम है, बट जहां जहां वैल्यूएशंस में जिस टाइप का रन अप सीमेंट में अक्रॉस द बोर्ड आया था, उसके बाद वैल्यूएशन में कंफर्ट बहुत कम स्टॉक्स में रह गया था। तो मुझे लगता है थोड़ा रिएक्शन इसलिए भी है, जब आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं और थोड़ा भी कुछ नेगेटिव आता है तो करेक्शन काफी स्टीप है। और रॉ मटेरियल साइड में पेटकोक के प्राइसेस का थोड़े दिन और हो सकता है प्रेशर इनको झेलना पड़े। और सीमेंट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो इस वक्त देखिए ये मेरे ख्याल से एक ज़माने बाद 12 अक्टूबर के बाद पहली बार आके अपने 100 डेमा पे टिका हुआ है। खैर इस पर छोड़ देते हैं आई थिंक, क्योंकि इसने एक क्रिटिकल बेस तोड़ दिया है। इसने लगभग दिसंबर और जनवरी की बेस को तोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे कोई अगर आप देखें कॉन्ट्रा व्यू नहीं लूँगा फॉर द टाइमिंग, टेक्निकल व्यू। लेकिन मानस एक बार जरा आप इंडिगो की प्लेसमेंट देखिए, आपकी स्क्रीन पे इंडिगो आएगा। अभी भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, 33% रोल ओवर अगर आप देखें, और 2121 का प्राइस, क्या स्ट्रेच आ रहा है इस स्टॉक में। और अब ये फरवरी 2022 यानी टेक्निकली 1 साल की हाई पर है। कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको? और कोई फरवरी की स्ट्राइक अगर एक्टिव लग रही हो आपको तो प्लीज उस पर अपना व्यू दीजिएगा। तो देखिए पहले अगर हम समझे तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, और मैंने मेरे ख्याल से पिछले 10-12 दिनों में 1-2 बार इसके बारे में बात भी की, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है। हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 2100 रुपए 2075 की रेंज में था, उसको ब्रीच किया था और उसके बाद स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो 1 से 2 दिनों का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अगर आने वाले 2 से 3 हफ्ते का व्यू अगर होगा तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद 2250 तक के स्तर आपको इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट मंथ के कॉल है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडिगो का जो फरवरी का 2140 का कॉल ऑप्शन है, आप वहां पर ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से वो मेरे को प्राइस मैं आपको देख के बता रहा हूँ। इंडिगो का जो फरवरी का 2160 का कॉल ऑप्शन है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। माफ करिएगा, वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। मैं जनवरी के देख रहा हूँ, वहां पे लिक्विडिटी है तो ऑप्शन में नहीं, लेकिन एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके अभी भी लगते हैं इंडिगो में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 2090 पे, और आपके टारगेट होंगे 2150 और उसके ऊपर 2250 के। चलिए अच्छा, 2 स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक अल्ट्राटेक सीमेंट वापस स्क्रीन पर, जिसकी अभी भी वीरो ने बात की, और एक रैमको सीमेंट। ये 2 स्टॉक्स इस समय डे लो पर दोनों के दोनों स्टॉक्स। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए क्या 6854 यहाँ पर रेट, और रैमको सीमेंट ये भी 691 पर। इन दोनों स्टॉक्स पर सुबह सचिन ने आज सेल कॉल दी थी मार्केट खुलते ही, तो वो ज़बरदस्त रही होगी जो हमारे सुबह के लिसनर्स थे और जो सुबह के व्यूअर्स थे उनके लिए। 5% हाइट से श्री सीमेंट फिसला है और काफ़ी डिक्लाइन आपने देखी है इवन रैमको सीमेंट्स में। एक बार स्टॉक लेकर आइए इंडियन होटल्स का, ज़रा इंट्राडे चार्ट इंडियन होटल्स का एक बार लेकर आइए। और ये देखिए स्टॉक वापस 300 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है यहाँ पर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव। अच्छा, एक और स्टॉक बर्जर पेंट्स, पिछले 1 महीने में आपने नोटिस किया होगा कि बर्जर पेंट्स ने काफ़ी कैचअप प्ले किया है कंपेयर टू एशियन पेंट्स। पहले एशियन पेंट्स काफ़ी वीक रहा है इस पूरे महीने, लेकिन बर्जर पेंट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ये देखिए 564 इस समय बर्जर पेंट्स का रेट। शरद जी, मैं ये 2 स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, एक तो बर्जर पेंट्स और एक इंडियन होटल्स। देखिए होटल्स में मुझे लगता है कि जो स्टोरी पोस्ट कोविड अग्रेशन थी, वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा कोई नंबर्स में इंप्रूवमेंट आके बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो जाएगा, वो ज्यादातर प्ले आउट कर चुका है। और यहाँ से मैं बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं रखता हूँ इंडियन होटल्स पे या पूरी होटल स्पेस पे भी जनरली। कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट आउट परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक अलग स्टोरी होगी, बट जनरली जिन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अब लगभग ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है अगले 1.5 साल में जो भी इंप्रूवमेंट आनी है वो कैप्चर्ड इन है।
और होटल्स में जनरली ये जो लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी आती है कि होटल्स रिवाइव हो जाएंगे, ये पिछले 15-20 सालों में हमने कई बार सुनी है, बट अल्टीमेटली वैसा कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम 1-1.5 साल का आपको फिलिप मिलता है, उसके बाद फिर वही बैक टू ग्राउंड वाली स्टोरी आ जाती है। तो मैं तो होटल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए बेट नहीं करूंगा, और इन वैल्यूएशंस पे तो सर्टेनली नहीं बेट करूंगा। रादर साइकिल के ट्रफ पे अगर मिले तो वहां मैं चांसेस लूंगा। बर्जर पेंट्स अभी भी वैल्यूएशन पे एक्सपेंसिव ही है, तो चाहे एशियन पेंट्स हो चाहे बर्जर पेंट्स हो, 45 टाइम 50 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, 10-11% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है बर्जर पेंट्स अभी भी मैं अवॉइड ही करूंगा। अगर पेंट सेक्टर में मुझे कुछ लेना है तो मैं एक्जो नोबल, मुझे अच्छा लगता है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और ग्रोथ भी ठीक ठाक आनी चाहिए, तो कंपैरेटिवली वहां मुझे लगता है कंफर्ट ज्यादा है। बट बर्जर पेंट्स और इंडियन होटल्स मुझे लगता है अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। जो पेंट्स एशियन जैसे ट्रेड्स से इस समय दूर रहा जाए, ये स्पेस नहीं है जहां पर इस समय स्ट्रेंथ कमांड हो रही है स्टॉक्स की तरफ से। लेकिन आज स्ट्रेंथ लौटी है हेवल्स में। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद स्टॉक में एक तरफा बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। लगभग 4 से 5% 2 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक ने करेक्शन दिखाया और आज उसी गिरावट की भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार हमने देखा था जो रेवेन्यू है उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर था। अगर आप लॉयड के बिजनेस को हटाकर देखें तो स्थिति ठीक थी, जोड़कर देखेंगे तो शायद मामला इतना कुछ खास स्पेशल नहीं, लेकिन आ रहा है रिवर्सल। विकास सालुंखे, इस रिवर्सल पर क्या तेजी का ट्रेड लेने की हिम्मत करनी चाहिए? 1198 का हाई और 1194 मौजूदा स्तर। जी हाँ हर्षद जी, यहाँ पे जिस हिसाब से लास्ट फ्राइडे को हमने देखा था कि एक डीप उसने किया था, उसके बाद पूरे दिन में हमने नोटिस किया था कि उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। बट आज जिस हिसाब से उसमें ओपन अप हुआ उसके बाद कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है और सस्टेन भी कर रहा है 1180 के ऊपर। जब तक ये काउंटर ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड की ऊपर की रेंज जो है वो ओपन होते देखने मिल रही है। तो 1230 1240 नेक्स्ट यहाँ पे एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पे बाय करके भी जा सकते हैं। 1180 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा और एक छोटा सा टारगेट जो ऊपर में इमीडिएटली देखने मिलेगा वो 1230 के आसपास का। अगर उसके ऊपर निकलता है डेली चार्ट में फिर एक बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर में वापस आते हुए देखने मिलेगा तो 1230 के बाद नेक्स्ट इमीडिएट जो रेंज आ रही है ओपन होते हुए उस 1270 के आसपास की। तो मुझे लगता है कि जिनको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी लेना है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो ले सकते हो। यहाँ पे मुझे ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है, जितना था उस दिन जाके आया और वहां से वापस एक पुल बैक रैली देखने मिली है। तो मुझे लगता है कंटिन्यू रह सकते ऊपर में 1230 1270 के टारगेट की। ये इस समय हेवल्स पर रहा है और काफ़ी अच्छा रिवर्सल यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिला। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा जी की तरफ से। आज शिल्पा जी बताइए। जी मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू अभी के लिए। इट इज़ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जैसे हमने सारे रिजल्ट्स प्ले देखा हुआ है कि आफ्टर रिजल्ट्स बीइंग आल्सो वेरी नाइस थोड़ा सबड्यूड रहता है, देन आफ्टर कपल ऑफ डेज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा हुआ है, बी इट HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और AU बैंक। सो आई एम बेटिंग ऑन दैट। आई एम टेकिंग आईसीआईसीआई बैंक नेक्स्ट सीरीज का 920 कॉल अराउंड 8 रुपीज़। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी आज ही मैंने इसको रेकमेंड किया सेम प्राइस पे। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। मेरे हिसाब से इट शुड ईजिली टेस्ट 20+। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने दिया नहीं है। आई वुड लाइक एवरीबडी टू टेक इट एज अ हीरो जीरो, बट अगेन अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे हिसाब से 3 रुपये का स्टॉप लॉस इज मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे इट शुड टेस्ट 20+। ये फिलहाल आपके लिए एक हीरो या जीरो ट्रेड है। आईसीआईसीआई बैंक का सस्ता ऑप्शन के तौर पर 920 का फरवरी सीरीज वाला कॉल लेकर चलेंगे। स्टॉप लॉस 3 के आसपास लगाए, लेकिन चांसेस है कि ये स्टॉक या फिर ये पर्टिकुलर ट्रेड आपको 20 रुपए तक की कमाई करके दे सकता है। ये फिलहाल है पहला ट्रेड। एफएनओ का सुपरस्टार मानस, बताइए क्या रहेगा? देखिए आईटी स्पेस सही रहेगा और वो बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, 300 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, 100 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो बिरला सॉफ्ट का फ्यूचर खरीदेंगे। 304 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 298 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 315 आपके टारगेट रहेंगे। ये फिलहाल आपके लिए बिरला सॉफ्ट में तेजी की पोजीशंस लेने का समय है एफएनओ के सुपरस्टार के तौर पर। अब चार्ट का चमत्कार सुदीप बताइए क्या मिला आपको?
हर्षदा जी, मुझे यूपीएल अच्छा लग रहा है चार्ट के चमत्कार के लिए, बिकॉज हम देख रहे हैं कि 20-22 दिन के एक रेंज में जो यूपीएल ट्रेड कर रहा था 710 और 730 के बीच में, 2 दिन पहले स्टॉक ने एक वो रेंज कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट दिया है और ये 2-3 दिन से अपने जो 20 डेमा के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट्स पे बना रहा है। प्लस आज भी पूरे दिन में हम देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट बहुत से आईटी मिड कैप को छोड़ के बाकी तो काफी मिड कैप में ऊपर के स्तरों से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है और मार्केट अटक गया एक साथ, तो बट यूपीएल में हम देख रहे हैं कि एक बाइंग आ रही है निचले स्तरों पे, तो ये मौजूदा भाव से हम ले सकते हैं और डिप्स पे भी ऐड कर सकते हैं। 735 का स्टॉप लॉस रखे और 775 780 के टारगेट के लिए हम इसमें बाई कर सकते हैं। चलिए, मैं मिड कैप फंड लूँ इससे पहले एक बार फिर आईटी रिविजिट करता हूँ। ज़बरदस्त मूव इस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स में। अब देखिए, आप एम्फेसिस लेकर आइए इंट्राडे। एम्फेसिस और ये निफ्टी आईटी अब 550 पॉइंट ऊपर हो गया और एम्फेसिस का चार्ट देखिए, लास्ट के आधे घंटे में क्या ज़बरदस्त स्विंग यहाँ पर आपको एम्फेसिस में मिला है। और उसके अलावा एलटीआई माइंट्री की तो खैर हमने बात की ही थी। बिरला सॉफ्ट ये भी अब इस लिस्ट में ऐड होता हुआ, यहाँ पर भी अच्छे सौदे बनते हुए देखिए। डे हाई पर और फर्स्ट सोर्स एक और स्टॉक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर भी थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। तो काफ़ी क्लियरली आप मोमेंटम देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए, अब मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। स्टॉक एक कंपनी एक बहुत बड़ा कैपेक्स कर रही है जो कोविड की वजह से 1-1.5 साल डिले हो गया था। हमारा ये मानना है कि 24,000 करोड़ का जो कैपेक्स है वो अगले 2-3 सालों में लगातार इंप्रूवमेंट आएगी कंपनी में और एक सब्सटैंशियल कैपेक्स है कंपनी के लिए। लिग्नाइट रिसोर्सेज में कंपनी के पास मेजर रिसोर्सेज हैं कोल प्लांट्स के लिए। कोल इंडिया के संग उनका टाई अप है, तो एज सच रॉ मटेरियल का कोई इशू उनको है नहीं, अवेलेबिलिटी का, कोल अवेलेबिलिटी का। और इसके अलावा सरकार जिस तरीके से डिस्कॉम्स की इंप्रूवमेंट की बात कर रही है उसका भी फायदा नेवली लिग्नाइट को मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड के समय काल में उनकी रिसीवेबल्स में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, ज्यादा रिसीवेबल्स हो गए थे। तो जैसे जैसे ये कैपेक्स और ये रिसीवेबल वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, हमें लगता है काफी बढ़िया रीरेटिंग इस कंपनी के आने वाले समय में होनी चाहिए। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं अर्निंग्स करीब 13 रुपए के आसपास आनी चाहिए, तो 8 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 104 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से नेवली लिग्नाइट। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे आप देखें एनएलसी ये है आज का। अगर आप देखें मिड कैप ट्रेड, मैं चारों ट्रेड्स जो हमने पिक किए उनको एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। सस्ता ऑप्शन है, शिल्पा राव जी के सौजन्य से आया था और आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप देखें उनका टॉप को इन्वेस्टमेंट कॉल था 920 का कॉल ऑप्शन फरवरी का। याद रखिएगा, ट्रेड से बापू ने फरवरी में 20+ के टारगेट 8 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस 3 रुपये का, 5 रुपये वैल्यू एट रिस्क। मानस ने आज बिरला सॉफ्ट फ्यूचर्स को बाय करवाया है, 315 का लक्ष्य है, 304.35 पर ट्रेड करता हुआ 298 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद हम जब गए आज सुदीप के पास चार्ट के चमत्कार में, तो उन्होंने यूपीएल पिक किया। आज यकीन मानिए सुबह भी यूपीएल में एक्शन था, ये मेरे ख्याल से सुबह कविता जी ने भी पिक किया था और अभी सुदीप पिक करते हुए, और एनएलसी आप देखें शरद जी ने यहाँ पर पिक किया है। आज जब 12 बजे का कार्यक्रम में कर रहा था फ्यूचर एक्सप्रेस, उस वक्त हम एक स्टॉक को आखिरी में डिस्कस करके उठे थे और वो था कैनफिन होम्स। उस वक्त लगभग 350 पे ट्रेड कर रहा था, सॉरी 650 पे। अब कैनफिन होम्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 553, और ये स्टॉक धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी पूरी आई थिंक 23 सितंबर के बाद की, आई थिंक उस टॉप लेवल रेजिग्नेशन के बाद अगर आप देखें जो टर्बुलेंस आई थी और जो कोलैप्स आया था 13 सितंबर से लेकर अगर आप देखें तो 23 सितंबर के बीच में, उसका पूरा मिडवे पॉइंट जो है ना, उसका हायर एज है लगभग 565। मानस, इस बार लग रहा है कि आपको कि फाइनली इस 3rd या 4th अटेम्प्ट में, क्योंकि आज फिर सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दमखम है फरवरी में काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम में एंटर करने का 553 2 निरमा के ऊपर। बिल्कुल, तो देखिए पहला साइन तो आज बिल्कुल देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है 540 के ऊपर, 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। लेकिन फिर भी अगर हम फरवरी के लिए प्ले कर रहे हैं तब तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 560 के लेवल्स ब्रेक होंगे, क्योंकि देखिए तब वो एक रेंज ब्रेकआउट होगा। अगर 560 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 620 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा एक पोजीशन ट्रेड लेना है आने वाले 2 से 3 हफ्ते के लिए, तो आपको ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है 560 रुपए के ऊपर, और उस केस में 540 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पहला टारगेट 600 और उसके बाद शायद 620-25 के लेवल्स भी आपको कैनफिन होम्स में देखने को मिल जाएंगे। अब एक काम करते हैं, रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। 3 बड़े नंबर्स, एक्सिस, मारुति, निफ्टी से और F&O से पिडिलाइट।
सुमित के पास चलते हैं, पहले निफ्टी वाली कंपनियों की बात कर लेते हैं, एक्सिस और मारुति के। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, एक्सिस बैंक और मारुति ये दोनों नंबर्स क्रूशियल हैं, स्पेशली उस स्पेस में जबकि एक्सिस बैंक ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा के अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है नहीं, और साथ साथ मारुति जो कि एक रेंज के अंदर बहुत समय से कामकाज कर रहा है, तो इस ड्यूरेशन के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स के साथ शुरुआत करूंगा, जहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि एनआईएम्स फ्रंट पर सीक्वेंशियल भी और वाई बेसिस पर भी नंबर्स बेटर रहेंगे। एनआईआई करीब करीब 26% बढ़ने का अनुमान है, लो बेस के सामने नंबर होंगे। मुनाफा 51% बढ़ने का अनुमान है, 5473 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर कंपनी मुनाफा पोस्ट कर सकती है। इसके अलावा जो सीक्वेंशियल बेसिस पर भी ये मुनाफे में 3% की ग्रोथ की बातचीत है, और आई फ्रंट पे, एनआई फ्रंट पे करीब करीब 6% के आसपास की बढ़त की बात है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव होंगे क्यू ऑन क्यू, और एक लो बेस की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाई पड़ेंगे आपको वाई। ग्रॉस एनपीए में कमी रहने का अनुमान है, नेट एनपीए के अंदर कमी रहेगी। एनआईएम्स की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर साइड पे इस तिमाही के अंदर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रॉस एनपीए करीब करीब 2.5%, 2.4%, जो कि 2.5% के सामने इस तिमाही में आने का अनुमान है। स्लिपेजेस बाजार मान रहा है शायद 3500 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिले, जो कि पिछली बार करीब करीब 3400 करोड़ थे सीक्वेंशियल बेसिस पर, तो उसके सामने इस स्लिपेजेस का एक नंबर देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है लोन ग्रोथ के नंबर पे कमेंट्री, क्रेडिट ग्रोथ के नंबर पे कमेंट्री, और साथ साथ जो मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री देता है उसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। तो पहला पार्ट एक्सिस बैंक, लेकिन बढ़िया मूव के बाद नंबर्स हैं, इसलिए भी ये क्रूशियल रहेगा। इसके अलावा आता है मारुति, और मारुति के लिए करीब करीब 24% ये स्टॉक लोअर लेवल चला है, और हायर से रफली 15% नीचे, यानी 52 वीक्स हाई से 15% दूर अभी भी कामकाज कर रहा है। रेवेन्यू 17% बढ़ने का अनुमान है, करीब करीब 27,319 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का आंकड़ा इस तिमाही में रहेगा। एबिटा फ्रंट पे 71%, लो बेस का एक साफ इम्पैक्ट यहाँ पर, करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा, 2670 करोड़ रुपए का एबिटा आप देख सकते हैं। लाइकवाइज मार्जिन भी 7% से 10% तक इस तिमाही में आने का अनुमान, और मुनाफा 1000 करोड़ से सीधे सीधे 1900 करोड़ यानी कि 2000 करोड़ रुपए की रेंज में ऑलमोस्ट 80% का एक जंप, 90% का एक जंप यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाई लो बेस का एक साफ इफेक्ट कंपनी के नंबर्स में आप देखेंगे। वॉल्यूम 8% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में, प्रोडक्ट मिक्स बेटर है, नए लॉन्चेस बेटर साइड पर आ रहे हैं, कंपनी के डिमांड स्ट्रांग है, इनपुट कॉस्ट नीचे आई है, तो ये कुछ चीजें जो कि बहुत क्रूशियल रहेंगी कंपनी के इस तिमाही में नंबर्स पे। लेकिन आगे चल के जो नए अनवील हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस, नई ब्रिजा की परफॉर्मेंस, आने वाली जो नई गाड़ियां कंपनी लाइंड अप कर रही है, इस फाइनेंशियल ईयर की जो इस ईयर की जो कैलेंडर ईयर की जो कॉस्ट हाइज है, उन सब चीज़ों के ऊपर कंपनी की जो कमेंट्री वो क्रूशियल रहेगी। लेकिन हाँ, बेटर नंबर वाई बेसिस पे भी आपको मारुति के दिखाई पड़ेंगे। मारुति के नतीजे बेहतर होने की उम्मीद, और स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजेश सातपुते, मारुति एकदम शांत है नतीजों से पहले, और एक्सिस में हमने देखा हल्का सा पॉजिटिव टिक, दोनों में क्या कुछ पोजीशन लेंगे? कल मारुति दोपहर में शायद नंबर्स पेश करेगा, और आज बाजार बंद होने के साथ ही एक्सिस के नतीजे आएंगे। हर्षदा जी, देखिए, अगर दो में से एक बात करें तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि एक्सिस का जो स्ट्रक्चर है वो 1 नॉच बेटर है। हालांकि मारुति सरप्राइज कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका जो है टेक्निकल स्ट्रक्चर वो इस तरह से, इसमें एक सप्लाई है 8500, 8550, ये एक रेंज है, ये क्लस्टर है। जब तक ये पार नहीं करेगा, मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मारुति में ट्रिगर नहीं होगी। हालांकि अगर आप एक्सिस का चार्ट देखें तो यही जो सप्लाई पॉइंट था 935, 940, इसको आज इसने चैलेंज किया। तो मुझे लगता है अगर कुछ लेके जाना है दो में से एक, then probably you can bet on एक्सिस बैंक, जिसका टारगेट होना चाहिए 970, 975 का। 970, 975 के लिए एक तेजी का ट्रेड आप एक्सिस में कैरी कर सकते हैं। साथ ही कल कई और नतीजे आएंगे, उसमें से एक खास है पिडिलाइट। सुमित, इससे क्या उम्मीद है? देखिए, ये है क्रूशियल नंबर, क्योंकि हायर लेवल से पिडिलाइट टूटा बहुत है, करीब करीब 25% के 17 से 18% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है, और ये पिछली बार इनपुट कॉस्ट का बहुत मेजर इंपैक्ट भी झेल के गया है, तो इस क्वार्टर के नंबर इसलिए भी क्रूशियल हो जाते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे 10, 10.5, 11% के एक रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में बाजार लगा रहा है। बीटा 5.5% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन 18.5%, जो कि 19.5% से गिर कर आएंगे, तो मार्जिन पे इफेक्ट अभी भी वाई बेसिस पर देखने को मिलेगा, और मुनाफा 387 करोड़ 360 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही के अंदर देखने को मिल सकता है। ग्रॉस मार्जिन पिछली बारी 42% थे, इस बारी 41% आएंगे, तो उसमें सीक्वेंशियल बेसिस पे भी एक डिप है। वाई बेसिस पे ग्रॉस मार्जिन जो है वो पिछली बार 46% थे, 45%, उसके सामने 41% आएंगे। तो इनपुट कॉस्ट का पूरा बेनिफिट इस क्वार्टर में आया है कि नहीं आया है, ये एशियन पीडी कमेंट्री में उन्होंने साफ मेंशन किया था कि इस क्वार्टर में पूरा बेनिफिट नहीं आया, तो शायद पीडीलाइट भी उसी तरह की एक चीज आपको मेंशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए मार्जिन शायद थोड़े प्रेशर में रहे, और पूरा इफेक्ट आया कि नहीं वो कमेंट्री पे आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन नॉर्मलसी मार्जिन की अगली
तिमाही तक आने की बातचीत कंपनी पहले ही कह चुकी है, तो शायद वहाँ हो। उसके अलावा अर्बन और रूरल दोनों मार्केट का कॉम्बिनेशन कैसा है कि एक्चुअली एशियन पेंट के केस में अर्बन मार्केट में स्लगिश ग्रोथ थी, रूरल बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो इस बार ही देखते हैं कि कैसे अर्बन मार्केट को लेकर कमेंट्री क्या है, एक्सटेंडेड मॉनसून का कितना इफेक्ट है, और साथ साथ कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री क्या रहती है। तो कुछ चीज़ें इन पर नजर रखें, लेकिन हाँ, पिडिलाइट के नंबर में सीक्वेंशियली भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आपको नंबर दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप देखें वो प्राइस परफॉर्मेंस में झलकता भी है। अभी सुमित ने अगर आप देखें 3 स्टॉक्स का उल्लेख किया, एक्सिस बैंक, मारुति राइट नाउ एट एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिडिलाइट पे शरद जी, आई मीन इस पूरे आई थिंक क्रूड शॉक, आई मीन और आज के प्राइस के बीच में, आई मीन 85-86 के बीच में पिडिलाइट ने लगभग 18% का शेडिंग देखी है हायर लेवल से। सितंबर 2022 में जब अर्निंग्स के बाद इसने करीब 2931 का हाई लगाया था, आज 2407। मैं टेक्निकली आई थिंक इसमें कुछ विटनेस कर रहा हूँ, वो बाद में डिस्कस करूंगा, बट एट ए प्राइस ऑफ 2407। अभी सुमित को आपने सुना भी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये हमारा ये मानना है कि ये पिछले 2 साल में जो कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन एवरेशन आ गई, पिडिलाइट भी उस लिस्ट का ही एक हिस्सा है। अभी भी आप देखें तो अगर 35% ग्रोथ भी अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं, 35-36% जैसी, तो 40 रुपए के जैसी ईपीएस आएगी। उसके सामने स्टॉक ऑलरेडी 2400 रुपए पे ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है 60 टाइम फॉरवर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 40-45 तक आप फिर भी डोमिनेंट पोजीशनिंग के लिए दे सकते हो प्रीमियम वगैरह देके, बट 40-50 टाइम भी पकड़ते हैं तो अभी भी मेरे हिसाब से 2000 के ऊपर की 1 साल फॉरवर्ड की वैल्यू देना मुश्किल है। तो मुझे लगता है आइडियली अगर आप बहुत लकी रहे तो टाइम बेस्ड करेक्शन होगी, बट यहाँ पे भी अभी भी खरीदारी का ओपिनियन तो नहीं बनेगा। पिडिलाइट पर अभी भी एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद एक खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे मार्केट और बजट से रिलेटेड सारी बातचीत के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और निफ्टी इस समय मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है। सुबह एक अच्छे गैप के साथ खुले, उसके बाद थोड़ा हल्के हुए, थोड़ा सा मार्केट ने रिकवर किया, लेकिन हायर लेवल पर क्लियरली मार्केट में थोड़ा मोमेंटम की कमी इस समय। 18,109 जो एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं बजट की। आज तो ऑलमोस्ट ओवर है, तो 5 कारोबारी सत्र बचे हैं और उसके बाद आएगा देश का यूनियन बजट 1 फरवरी को। और मार्केट्स ये भी एक चर्चा है कि जो इंडियन मार्केट ने इस महीने अंडर परफॉर्म किया ग्लोबल मार्केट को, उसका एक कारण है बजट से आगे की थोड़ी सी नर्वसनेस। अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि मार्केट की जो वरीज हैं बजट को लेकर, वो लार्जली कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर हैं। क्या वो जस्टिफाइड है या कुछ और रीज़न है आपके ध्यान में जो थोड़े से वरिंग फैक्टर हो सकते हैं? जहां तक मार्केट का सवाल है, कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर चेंजेस करना, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स इंक्रीज कर देते या इसका होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ा देते तो उससे इम्पैक्ट तो आएगा, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है इसके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। सो कैपिटल गेन्स टैक्स एक डेफिनेटली एक वरी है मार्केट के हिसाब से, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम देखेंगे FY23 का डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शंस देखेंगे या GST कलेक्शंस देखेंगे, वो दोनों बहुत स्ट्रांग रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस आई थिंक ऑलमोस्ट 87-88% कलेक्शन फॉर द बजटेड एस्टिमेट हो चुका है ऑलरेडी, एंड इस साल हम शायद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 2 लाख करोड़ से एक्सीड कर जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स और GST कलेक्शन जो है वो उसका भी कलेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है, वो भी करीब 1 लाख करोड़ से एक्सीड करेंगे। तो ये सब अगर मैं देखूं तो ऐसा बहुत स्ट्रांग रीजन नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे टैक्सेशन को इंक्रीज करना जरूरी है इन स्पेशली इन द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके बारे में व्यू अभी क्लियर कट है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बहुत ज्यादा चेंजेस शायद ना आए। चेंजेस की उम्मीद नहीं, लेकिन मार्केट को फिर
नीचे होल्ड क्या कर रहा है? ऐसा क्यों है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट नहीं भुना रहा है? मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, ये उसमें उल्लेख किया जा रहा है कि FY24 के लिए जो गवर्नमेंट बोरोइंग होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेगी। क्या उसकी चिंता है कि बहुत बड़े पैमाने पर दरअसल RBI फिर से अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिस्टार्ट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उससे कितना आपको लग रहा है ओवरहैंग इक्विटी साइड पर आ सकता है? देखिए, जहां तक इंडियन मार्केट का सवाल है, इसको हमको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो ओवरऑल वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए एंड दूसरा उसके रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। तो अभी जहां तक वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, वहां पे अगर इंडियन मार्केट देखा जाए तो इंडियन मार्केट इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू चाइना एंड मोस्ट ऑफ द अदर ग्लोबल मार्केट्स। चाइना अभी ओपन अप हो रहा है तो ऑब्वियसली वो मार्केट थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, कंसिडरिंग कि एक साल का आउटलुक उसका इम्प्रूव हो रहा है, वैल्यूएशन बहुत चीप है, तो ये थोड़ा रिलेटिव वैल्यूएशंस का इम्पैक्ट है मार्केट में। दूसरा, अगर हम देखेंगे, अगर इंडिया में देखेंगे, अभी तक विक्स एक्चुअली बहुत लो रहा है। इंडियन विक्स काफी मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी नीचे, तो उस हिसाब से मैं ये देखूंगा कि मार्केट एक्चुअली स्पूक्ड नहीं है। ये जरूर बोल सकते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी लेवल्स और इंटरेस्ट कम है, लेकिन मार्केट ऐसा बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स मुझे नहीं लग रहा है कि फैक्टर इन कर रहा है विक्स को देखकर। विक्स तो काफी लो है, लॉन्ग टर्म एवरेज 20 है, अभी 14 के करीब है, 30.6 जैसा अविनाश कर रहा है, ये तो काफी लो लेवल ऑफ विक्स है। तो मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा वरीड नहीं है रिस्क को लेके। स्लो डाउन एक इम्पैक्ट हो सकता है, वैल्यूएशन है तो उसकी वजह से रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन मार्केट थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके अच्छा नवीन जी, आई मीन अगर पोस्ट बजट एक स्विंग स्ट्रॉन्ग आना है, रैली आनी है, तो उसको डोमिनेट या फिर लीड कौन करेगा? आपके पास बैंक्स की अर्निंग्स आप मोटे तौर पे देख ही चुके हैं, आपने चाइना का जिक्र किया, उसका पूरा एडवांटेज स्ट्रीट मेटल्स को दे रही है। आईटी एक बड़े सिवियर प्राइस डैमेज के बाद टेक्निकली अपने आप को अगर आप देखें कहीं ना कहीं स्थिर करने का अगर आप देखें मन बना चुका है, और आपने मोर और लेस निफ्टी आईटी के और आई थिंक लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देख लिए, कुछ मिड कैप आईटी भी देख लिया। आपको क्या लगता है अगर एक पोस्ट बजट एक बाजार में अच्छा स्विंग आए तो उसको लीड कौन कर सकता है? हम जब बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो मैं देखूंगा वो ये होगा कि नेक्स्ट ईयर का बोरोइंग कैसे होगा एंड उसके वजह से यील्ड्स कैसे मूव होंगे, राइट? क्योंकि यील्ड सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन डिसाइड करता है, और चैलेंज अभी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर का बोरोइंग कैलेंडर रीजनेबल है, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस मैनेजेबल है, जो मुझे लगता है कि कंसिडरिंग जो स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है FY23 का टैक्स कलेक्शंस का एंड FY24 में मैनेज हो जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है बोरोइंग मैनेज हो जाएगी। तो बैंक्स कैन स्टिल बी द एरिया जहां पे मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है, क्योंकि बाजार इंडिया का मार्केट बिना बैंकिंग रैली बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग का वेट बहुत ज्यादा है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स मैनेजेबल हो जाते हैं तो, एंड करंटली जो सिचुएशन है बैंक्स में, एनपीएज आर वेरी लो, उसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो ये सब अगर फैक्टर इन करें तो बैंक्स कैन लीड द रैली इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर FY24। ओके ठीक है, तो अब एक काम करते हैं फिर नवीन जी, और बात भी कर लेते हैं बजट के अलावा। एक हमारा एक व्यू क्लियरली बना है कि आईटी में ज़बरदस्त मोमेंटम है, और पिछले एक महीने से ये व्यू काम भी किया है कि आईटी में बॉटम हो चुका है। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? क्या जल्दबाजी होगी ये कहना, या फिर बाकी मार्केट का एक वर्डिक्ट है कि अब ये बस हो गया आईटी में बॉटम और यहाँ पर वापस पोजीशन ली जा सकती है? मेरा व्यू अभी भी सेम है जैसे मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। मेरा व्यू यही है कि मैं Q4 का रिजल्ट्स का एक बार वेट करूंगा, जिससे FY24 का आउटलुक क्या है पता चले, क्योंकि आईटी में जो चैलेंजेस आते हैं, जो स्लो डाउन आता है, वो लैग से आता है। अगर हम देखेंगे ये क्वार्टर के नंबर्स तो अच्छे हैं, बट ये सब पुराने प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन है, तो जो चैलेंजेस आने हैं वो 3 महीने में थोड़ा और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। FY24 में कितना ग्रोथ मिलेगा वो समझ में आएगा। तो उस हिसाब से मुझे Q4 के नंबर्स के बाद मैं एक बेटर पोजीशन में रहूंगा टू टेक अ पोजीशन।
अदरवाइज अभी तो मोस्टली ट्रेडिंग बेट है, क्योंकि अभी से लेके अभी नेक्स्ट 3 महीने तक ज्यादा कोई न्यूज फ्लो रहेगा नहीं, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उतना खराब नहीं हुआ जितना मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग चल सकता है, लेकिन ओवरवेट स्टैंड लेना है या कुछ करना है तो मैं मोस्ट लाइकली Q4 के नंबर्स के बाद जब FY24 का क्लैरिटी मिलेगा तब मिलूंगा। टेकन। नवीन, आपकी अप्रोच इस समय कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स पर कितनी अग्रेशन के साथ होगी? क्योंकि मिसाल के तौर पर HUL की रॉयल्टी के चक्कर में स्टॉक की अच्छी खासी धुलाई हुई, आज एक रिकवरी देखने को मिली, शायद एक मौका था लॉन्ग टर्म निवेशकों का उस दिन पोजीशन लेने का, और अब धीरे धीरे करके कमेंट्री रूरल मार्केट के लिए भी बेहतर होने लगी है, और बजट से जोड़े तो शायद उसी सेगमेंट पर सरकार का फोकस हो सकता है। आखिरी मौका होगा एक हार्ड को पॉपुलिस्ट बजट पेश करने का। क्या उधर एक्सपोजर आप इस समय रख रहे हैं? या डेफिनेटली जो FMCG सेक्टर है, ये सेक्टर FY24 में मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा करेगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। दूसरी चीज ऑफ कोर्स ये साल है जहाँ पे काफी सारे स्टेट इलेक्शंस भी है, तो स्पेंडिंग भी आती है, उसके कारण एक्टिविटी काफी बढ़ जाता है। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे कि FMCG कंपनीज FY24 में या नेक्स्ट 12 महीने में मेरे को अकॉर्डिंग 12 से 15% रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। 12 से 15% तक के रिटर्न्स आप कह रहे हैं यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। कोई और खास ऐसा सेक्टर जिसको लेकर आप एट द मोमेंट बुलिश है, जहाँ पर पोजीशन रखना चाहेंगे? विल इट बी कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनियां, रेलवे कंपनियां, जहाँ पर शायद सरकार की तरफ से खर्च बढ़ने के आसार हैं आगे? हाँ, तो जैसे केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जैसे रेलवे रिलेटेड है, तो वहाँ पे तो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि सीमेंस में ने बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है, तो सीमेंस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक टू ओन। तो वैसे मतलब ऑप्शंस लिमिटेड है। पर्टिकुलर सेगमेंट या थीम हम पकड़ेंगे तो, कि जहाँ पे अगर रेलवे केपेक्स की बात कर रहा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल की बात कर रहा हो, तो वहां पे मतलब काफी नैरो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस साल कोई सेक्टर विच कैन बी अ डार्क हॉर्स, तो वो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर के वैल्यूएशन से भी रीजनेबल है। अगर फुल ईयर में देखूंगा तो वहां पे एक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, तो वो सेक्टर में मुझे लगता है कि प्रोबेबली अ रिटर्न ऑफ बिटवीन 15 to 20% बन सकता है इन FY24 या लेट्स से 2023। चलिए नवीन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी बातचीत हमारे सामने रखने के लिए। तो ये इस समय एक व्यू मार्केट और बजट को लेकर, मार्केट में एक बार फिर सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग क्लोज काफ़ी अच्छा हो रहा है अक्षता। ये एक्चुअली इवन दो मेरा एक व्यू था कि जो मार्केट में तेज़ी थी वो इतनी जम नहीं रही थी, लेकिन अब थोड़े से मिड कैप्स पार्टिसिपेट करने लगे हैं और एडवांस डिक्लाइन अभी भी, हालांकि डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स ने अभी इंट्राडे हाई लगाया है। और निफ्टी में भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम है अब आईटी की वजह से, क्लियरली TCS, HCL टेक और ये सब स्टॉक्स, थोड़ा लीवर ने भी आज सहारा दिया है। बैंक निफ्टी अभी भी इंट्राडे हाई पर नहीं है, लेकिन 42,850 मार्केट अगर यहाँ बंद हो गया तो मेरे ख्याल से एक बहुत टाइम के बाद एटलीस्ट बैंक निफ्टी तो रेंज ब्रेकआउट कर देगा। निफ्टी अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ क्लोज हो गया, एक बार बैंक निफ्टी का थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए, एक महीने का चार्ट बैंक निफ्टी का एक बार लेकर आते हैं और उससे आपको फिर ये समझ में आएगा कि जो बात हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी का, तो ये देखिए काफ़ी हद तक रेंज ब्रेकआउट एक्चुअली अभी थोड़ा एक दो दिन की और ज़रूरत है शायद। और निफ्टी आईटी तो खैर कमाल ही है, ज़बरदस्त मूव इस समय निफ्टी आईटी में, 600 पॉइंट की रैली निफ्टी आईटी में इस समय करीब ये वो स्पेस है जो अब इस समय बुल्स के लिए गो टू स्पेस है, जहां डिक्लाइन मिले। फ्राइडे को डिक्लाइन मिली और वहां से देखिए क्या ज़बरदस्त मूव। जी हाँ, काफ़ी तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है इस बीच। STBT या BTST, हमारे जानकारों से वो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। शिल्पा बताइए क्या ट्रेड रहेगा? जी, मेरा BTST रहेगा टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स ये 409 410 पे अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, तो इट्स जस्ट अबाउट टाइम आपको एक दिन में ऐसा मूव मिलेगा जो 420 तक जाए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी बाय टुमारो। तो टाटा मोटर्स इज अ बाय फॉर टारगेट्स ऑफ 418 एंड 420, स्टॉप लॉस 407। टाटा मोटर्स अगर आप देखें आपका बाय कॉल है 408 पे और शिल्पा जी का ट्रेड
राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? मैं करूंगा इंटेलेक्ट डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। टेक्निकली पैटर्न भी अच्छा है, कैंडलस्टिक भी अच्छा है, वॉल्यूम्स भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे लगता है कि इंटेलेक्ट में आनी चाहिए। एज ए बीटीएसटी इसका एक छोटा टारगेट सेट करूंगा मैं, करीबन 428 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो इट्स बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 420 और टारगेट सेट करें करीबन 450 455 का। तो इंटेलेक्ट डिजाइन इज अ बाय। इन पर बाय करना है। मानस, आप कहाँ पर दांव लगा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अनुज जी, बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए। बजाज ऑटो में हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के पैटर्न्स बताते हैं कि शायद यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा। तो बीटीएसटी की तरह यहाँ पर खरीदारी करेंगे। कैश लेवल्स में आपको बताता हूँ 35.99 ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 36.65 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। 65 के लिए बजाज ऑटो में तेजी, तो 2 ऑटो ट्रेड्स आ गए। शिल्पा ने टाटा मोटर्स दिया, बजाज ऑटो अब मानस की पसंद। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मेरा ट्रेड रहेगा सन फार्मा। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सन फार्मा में, और ये ऑलमोस्ट अपने 15 दिन के सबसे उच्च स्तर पे है। तो यहाँ पे जो हिसाब से मोमेंटम है, अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है 1080 1090 हम ये स्टॉक में देख पाएंगे। ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा। तो 1030 के स्टॉप लॉस से 1080 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है सन फार्मा में बीटीएसटी कर सकते हैं। सन फार्मा आप देखें आपका 1049 पे इट्स अ बाय, और आपकी स्क्रीन पे मैं आई थिंक एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स का उल्लेख भी कर दूं, क्योंकि हम यहाँ पे बीटीएसटी का जिक्र कर रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स याद रखिएगा, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 21 पॉइंट प्लस हैं। तो ट्रेड्स मोरलेस अगर आप देखें हो गए। राजेश जी का ट्रेड हो गया। मानस का ट्रेड मेरे ख्याल से पेंडिंग है। डायरेक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा मेरे को, मानस का ट्रेड पेंडिंग है अभी? नहीं, मानस का ट्रेड भी हो गया। शरद जी का ट्रेड ले लेते हैं। शरद बताइए। ओके, मेरे ख्याल शरद का ट्रेड भी हो चुका है। एक दो स्टॉक्स मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद जरा मार्केट ब्रेथ को देखेंगे एक बार। प्लीज़ ज़रा एक बार लेके आइए एक स्टॉक और, जो कि इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और ये मानस के ट्रेड्स में शामिल था। एक बार आप बिरला सॉफ्ट लेके आइए और इसके 300 की कॉल का प्रीमियम लेके आइएगा फरवरी की। मानस, ये आपका ट्रेड भी था और रोलिंग में अब ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्राइक करता हुआ, और ये हो रहा है 16 दिसंबर के बाद पहली बार। स्विंग स्ट्रांग है और क्लोजिंग में स्विंग और भी अगर आप देखें शार्प रहा। आप पिछले लगभग 20 मिनटों का स्विंग देखिए जब ये स्टॉक 301 से लेकर 305 की ट्रैजेक्टरी में गया। मानस, नेक्स्ट मंथ की फरवरी की कोई ऑप्शन इंप्रेस कर रहा है क्या आपको यहाँ पर? देखिए, मैं पहले भी इसमें ऑप्शंस देख रहा था, तो केवल हम मेरे को ये समझ में आता है कि 300 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान देंगे। 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है 300 का कॉल ऑप्शन फरवरी वाला बिरला सॉफ्ट का। आपको स्टॉप लॉस बस केवल 3 रुपए 4 रुपए का लगाना है। 12 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी करिए। आई थिंक 24 रुपीज के बाद आपको इस कॉल ऑप्शन में बिरला सॉफ्ट के 300 के फरवरी वाले कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, हाँ चलिए एक स्टॉक लेकर आते हैं, 2-3 स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा खासा मूव है। येस बैंक सुबह से काफ़ी वीक है और अब करीब 8% नीचे। यहाँ पर एक इन्फी बीम, हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं इसके, लेकिन 8% नीचे इस समय ये स्टॉक। दूसरी तरफ अपसाइड पर आज न्यूरेका में क्या हुआ पता नहीं, 15% ऊपर है। एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से जब इसमें तेज़ी लग रही है, एक वन वे वेल्थ डिस्ट्रक्शन के बाद इसमें एक तेज़ी बन रही है। एक काम करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है उनको। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार में हैं, और सबसे पहले अशोक लेलैंड की बात करते हैं, जहां डीलर्स बीटीएसटी की रणनीति अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। आज लगभग 75 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। एफआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और फ्रेश लॉन्ग्स आपको एफएनओ में दिखाई पड़ रहे हैं। डीलिंग उसको लगता है कि यहाँ 2 से 4% का अपसाइड आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए यहाँ आप छोटी पोजीशंस बना रहे हैं। इसके अलावा आरईसी, ऑब्वियसली ये एक ऐसा स्टॉक है जो नए 52 वीक हाई पीएसयू एनबीएफसी स्पेस में आपको दिखा रहा है। और आरईसी की स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी सारे एचएनआईज को यहाँ इंटरेस्ट पड़ रहा है। आज लगभग 8-8.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली यहाँ 130 से लेकर 140 तक के टारगेट्स आ सकते हैं इसी सीरीज में। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी और इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। तो डीलिंग रूम में ये स्टॉक्स आरईसी और अशोक लेलैंड दरअसल सबसे ज़्यादा फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अशोक लेलैंड पर मेरी नज़र गई भी थी और इस पर इनफैक्ट एक सातपुते जी फटाफट से टेक चेक दे दीजिए। 2% ऊपर
नियरली 15% का OI एडिशन देखने को मिला, बहुत सॉलिड वॉल्यूम्स के साथ दरअसल ये ट्रेड बना है। क्या इस समय अगर कोई तेजी कर रहा है, टारगेट्स कितने ऊपर के रहेंगे? अच्छा, तो जी देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। हालांकि पिछले दिनों में ये जो रनिंग करेक्शन हुआ है, ये अपने एग्जैक्टली 200 DMA को टेस्ट करके यहाँ पे घूमा है विद राइज इन वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से इसका बॉटम सेट हुआ है करीबन 144 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 144 के नीचे ₹2 और आपको टारगेट सेट करना है ट्रेडिंग के हिसाब से। देखिए फिर ऑब्वियसली 154 155 एज ए BTST भी टारगेट हो सकता है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि ये करीबन 165 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो चुका है एज फार एज वीकली चार्ट इज कंसर्न्ड। इट्स अ बाय इन अशोक लेलैंड। हम एक बजट पिक ले लेते हैं शरद जी से। रोज हम एक बजट पिक आपके लिए ला रहे हैं, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। शरद जी बताइए, आप किस पर दांव लगाएंगे, किस स्टॉक पर? पारादीप फॉस्फेट हमारी बजट पिक है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्री के लिए कुछ बढ़िया डेवलपमेंट्स बजट में भी अनाउंस होनी चाहिए, जिसका फायदा पूरे फर्टिलाइजर स्पेस को मिलना चाहिए। पारादीप फॉस्फेट एकमात्र इंटीग्रेटेड कंपनी है DAP NPA की प्राइवेट सेक्टर में इंडिया की, और पारादीप वाली कैपेसिटी और गोवा वाली कैपेसिटी में जो रैंप अप इन्होंने किया है पिछले साल 2 सालों में, उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो हमारे अनुमान के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 32% और रेवेन्यू में लगभग 50% का CAGR रहना चाहिए। तो 24 के नंबर पे अगर 8 के मल्टीपल पे भी ट्रेड होता है तो ₹100 के लक्ष्य के हिसाब से पारादीप फॉस्फेट एक बहुत बढ़िया बेट है। ओके, आपकी बजट पिक है पारादीप फॉस्फेट्स, करीब 59-95 पे ट्रेड करती हुई, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया था अगर आप देखें कुछ समय पहले तक इस स्टॉक ने। और जरा प्लीज़ एक बार इसका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टेक्निकल चार्ट रखें अगर, तो सितंबर 2022 में इसने एक इंट्राडे हाई लगाया था करीब ₹72 का, और ये जर्नी शुरू हुई थी लगभग जून 2022 से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद साइडवेज स्टॉक। लेकिन ये बजट पिक है, याद रखिएगा, ये कोई BTST का फिर आप देखें शॉर्ट टर्म कॉल नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम किस ब्रेथ के साथ जा रहे हैं कल। निफ्टी एट 18,118, बैंक निफ्टी करीब 42,827, और पूरी की पूरी शक्ति, स्ट्रेंथ और जो मोमेंटम है जनाब, वो है निफ्टी IT में। याद रखिएगा, निफ्टी IT आज एक बार फिर से 9 दिसंबर यानी HCL टेक्नोलॉजीज ने जिस दिन अपने, अगर आप देखें आउटलुक में, अपनी गाइडेंस में अगर आप देखें हल्का सा, अगर आप देखें परिवर्तन किया था, उसमें छेड़छाड़ की थी। उस दिन डिजास्टर जो हुआ था, उस दिन के बाद, उस दिन निफ्टी IT की ओपनिंग थी करीब 30,191 में, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें उस जोन को आज रीगेन करके क्लोज हो रहा है। 44 लॉन्ग्स, 93 शॉर्ट कवरिंग। आज बाजार की अगर आप देखें इस तेजी के पीछे शॉर्ट कवरिंग महत्वपूर्ण कारण था, और शॉर्ट अगर आप देखें 25। दरअसल हुआ क्या, क्लोजर टू एक्सपायरी, स्पेशली निफ्टी IT में बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें शॉर्ट खड़े थे, उनमें काफ़ी शॉर्ट कवर हुए। आप देखिए ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए एग्जैक्टली। कोफोर्ट में शॉर्ट कवर, परसिस्टेंस में शॉर्ट कवर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन में आप देखें शॉर्ट कवर। तो निफ्टी IT की इस स्ट्रेंथ के पीछे मिड कैप IT में जो आज शॉर्ट कवर क्लोजर टू आई थिंक एक्सपायरी हुआ, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। लॉन्ग बिल्डअप कैनफिन हाउस में याद रखिएगा आज ये 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर बंद हुआ। बंधन बैंक अर्निंग्स हालांकि बहुत अच्छे नहीं थे, बट स्ट्रीट ने अगर आप देखें आज कुछ डिफरेंट रिएक्शन दिया। मनपुरम फाइनेंस, अशोक लेलैंड, इन्फो एज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग का अगर आप देखें जो आंकड़ा था, वो आज काफ़ी स्क्यूज था, काफ़ी अगर आप देखें सीमित था। और अगर आप देखें तो इस वक्त सिर्फ लगभग आप समझ लीजिएगा कि 51 और करीब 56 स्टॉक्स जो थे वो आज बैकफुट पे थे। शॉर्ट बिल्डअप, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत, PI इंडस्ट्रीज, JK सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स ने अगर आप देखें पूरे इस सेक्टर को आज एक सेटबैक दिया। सारे स्टॉक्स में आज शॉर्ट बिल्डअप था, बोथ इन आई थिंक करंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट एंड नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग अनवाइंडिंग अतुल में, इंडिया सीमेंट्स में, रामको सीमेंट्स में, वोडाफोन आइडिया में, और नवीन फ्लोरिन केमिकल बास्केट से अगर आप देखें ये भी आज बैकफुट पे आकर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अच्छी क्लोजिंग की तरफ एक और बैंक बढ़ता हुआ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखिएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में रोलोवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगभग आज इसमें आप समझ लीजिएगा कि 53-54 मेरे ख्याल से क्लोजिंग तक 68 के आसपास रोलोवर क्लोज हो चुके होंगे। मानस एक डिसेंट क्लोज, अच्छा क्लोज, और एक ही कैंडल में सारे एवरेजेस को कवर कर लेना। आपका इस स्टॉक पे टेक इस वक्त? बिल्कुल बहुत बेहतरीन चार्ट्स दिख रहा है अब, क्योंकि पहले तो हमने लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनते हुए देखे थे, लेकिन अब स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। 630 का रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, 100 डे, 50 डे, 20 डे मूविंग एवरेज एक दिन में ब्रीच हुए हैं। आई थिंक अब 660 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने आज लॉन्ग पोजीशन बनाया है तो बने रहिए। 634 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और 660 आपके टारगेट्स रहेंगे।
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और जरा एक बार एक दो स्टॉक्स और लेके आइए। देखिए हमने इस कार्यक्रम में आज पिडिलाइट को तो काफ़ी डिस्कस किया, जरा एक बार एशियन पेंट्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। एशियन पेंट्स किस क्लोज तरफ बढ़ रहा है? 2785। याद रखिएगा ये एशियन पेंट्स का एक नया लो होगा 27 जुलाई के बाद। शिल्पा आपका टेक एशियन पेंट्स, आपको लग रहा है शिल्पा ये जिस प्रकार के, आई थिंक शिल्पा भी नहीं है हमारे साथ इस वक्त, दूसरा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। सतपुत्र जी आपका व्यू क्या कहता है? क्या लग रहा है कि वो ट्रेजेक्ट्री फाइनली आई मीन 2654, 2650 या फिर 2590 जो कि जून 2022 का उस कमोडिटी शॉक के दौरान वॉर जोन में जब 141 का एक हाई लगा था क्रूड पे, उस वक्त के लोज थे, उन लोज को रिविजिट कर सकता है ये स्टॉक? वीरेंद्र जी फ्रेंकली बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्लोली डिटोरिएट हो रहा है। तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो हालांकि इंटरमीडिएट हमें स्विंग मिलते जाएंगे, तो प्रोबेबली इस लेवल पे तो सेल का सिग्नल नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे पुल बैक मिलेगा, प्रोबेबली 2850 2900 की ट्रेजेक्ट्री एक बार मिलेगी, फिर से वहां सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे तो इतना तो क्लियर है कि अगर आपको रिलीफ रैली प्ले करनी है तो बात अलग है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इसका जो मल्टीपल सपोर्ट जोन है वो 2650 से लेकर करीबन 2600 के आसपास है। मुझे लगता है वहां तक तो यहाँ पे सेल जो है, जो पोजिशनल सेल है, ये अभी भी कारगर है, एक्टिव है। स्क्रीन पर आप देखें एशियन पेंट्स, बहुत अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वक्त पेन डे लो पे स्टॉक, और इनफैक्ट याद रखिएगा ये 23 जुलाई के बाद सबसे इसका लोवेस्ट लेवल है। ऑल दो आज अगर आप देखें सबसे इंटरेस्टिंग क्रिटिकल और जो महत्वपूर्ण फैक्टर है इट्स निफ्टी IT। नाउ जैसे जब देखता हूँ इस इंडेक्स को तो ये करीब 25-30 पॉइंट और जोड़ चुका होता है। और फिर अगर आप देखें उस 9 दिसंबर की कैंडल की हाई को, मतलब जो ओपनिंग पॉइंट था वहाँ पे उस दिन एक सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ था, और गैप डाउन के बाद अगर आप देखें काफ़ी लिक्विडेशन उस दिन की कैंडल के हाईस को ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश करता हुआ। 18113 निफ्टी अगर आप देखें आखिरी के कुछ क्षणों में अपने 18100 के कॉल राइटर और पुट राइटर्स को कंफर्ट देता हुआ उसी ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा मैं एक स्टॉक और रख दूँ, आई थिंक अर्निंग्स के बाद जिसमें एक मूव आ रहा है और वो है पॉलीकैब। लिखा है ये स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे 2800 पर मानस 2800 पर पॉलीकैब पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? आई मीन चार्टिकली बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बस ये वो एक 2850-2900 के जोन में एक सप्लाई है वो बार बार विटनेस करनी पड़ती है। तो बताओ ट्रेडर आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या है इस वक्त? तो देखिए पहले भी मैंने पॉलीकैब को रिकमेंड किया था, शायद 2019 को मैंने रिकमेंड किया था जब हमने ब्रेकआउट देखा था। लास्ट सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2750 उसके नीचे स्टॉक नहीं फिसला। तो मेरा समझना है कि अभी भी ये जो रैली है ये कंटिन्यू रह सकती है और 2880 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 80 रुपीज का अपमूव आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2760 2660 की आपको टारगेट रखते हैं, स्टॉप लॉस लगा दें। ये फिलहाल आपके लिए पॉलीकैब पर व्यू आता हुआ। नतीजों के बाद इन स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला था और रिकवरी अच्छी देखने को मिली है। अच्छा कैनफिन होम्स क्योंकि 551 पर जाकर टिक रहा है, क्या सुदीप आप में कॉन्फिडेंस है इस ट्रेड को कल के लिए कैरी करने का? हर्षदा जी जो हिसाब से हमने ये देखा है कैनफिन होम के चार्ट्स देख रहे हैं तो पिछले 4-5 दिन का जो ट्रेडिंग एक्शन है आज उसको ये जो बुलिश कैंडल है उसको ऑलमोस्ट एनगल्फ करने का कोशिश कर रही है, और स्टॉक जो है आज अपने 20 डेमा के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार इसमें इतना तो जो, और वॉल्यूम जो आज है वो दैट इज अबव एवरेज ऑफ द लास्ट 4-5 डेज वॉल्यूम्स। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे फैक्टर्स अगर हम जोड़ के देखें तो जो मोमेंटम है अगले 1-2 सत्रों के लिए बना रहेगा इसके अंदर, और 542 के स्टॉप लॉस से 570-575 के टारगेट्स हम इस पे देख पाएंगे आने वाले कुछ सत्रों में। 570 की तैयारी करता हुए काउंटर पोजीशंस आप कैरी कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा वही क्विकली कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर भरकर पोजीशंस आ चुकी है, तो पॉसिबिलिटी है कल जब हम सुबह में इनकी चर्चा करें वो बैन में हो। एक तो अंबुजा सीमेंट जहां पर 100% पोजीशंस खड़ी है, दूसरी तरफ इंडियाबुल हाउसिंग 98% की पोजीशंस वायदे बैन में जाने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा, सेल 97% की पोजीशंस और मन्नपुरम में 95% की पोजीशन। लेकिन अंबुजा सीमेंट वो कैंडिडेट हो सकता है जो शायद कल सुबह या फिर आज शाम को जब आप भाव कॉपी देखेंगे बैन में दिखे। तो ये फिलहाल एक अपडेट आपके लिए साफ निकल कर आ रहा है। आखिरी 3.5 मिनट और इस मार्केट में आप देखिएगा दिन भर
स्ट्रगल करने के बाद JSW स्टील कुछ रिवर्सल दिखाने की कोशिश में, अभी भी 0.5% नीचे आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आई है डे लो से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब देखिए आज एक्सिस के नतीजे आ जाएंगे तो फिर दो सरकारी बैंकों के नंबर्स का इंतजार, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा। और SBI में जाते जाते तेजी की पोजीशंस लोगों ने कैरी की हैं। इस पर राजेश सातपुते आपका क्या व्यू है? 600 पर क्लोज दे रहा है स्टॉक। सुशांत जी, इसके लिए ये आप कह सकते हैं कि एक अपने सप्लाई पॉइंट पे ये चैलेंज कर रहा है, क्योंकि 600 पे ही कॉल राइटर है और 600 के ऊपर ये बंद दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बेट लेना है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 592 का सॉरी, और 600 के ऊपर जैसे अगर ये क्लोज दे रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रहेगा करीबन 612 का इनिशियली, वो निकले तो फिर 620 प्लस। तो मुझे लगता है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बस ये बात है कि आपको वोलेटिलिटी में इसका लेना पड़ता है, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 590 ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 601 के स्तर पे एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, एक बार मैं PNB का हाल देख लेता हूँ जनाब, फिर चलते हैं बड़ी बॉल पे। और PNB एक सेकंड, क्योंकि बैंकिंग में दो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं और उसमें क्या आप देखिए HDFC बैंक है और दूसरा PNB है। 56-70 पे अभी भी मतलब हल्का सा बैकफुट पे है, बट ट्रेजेक्ट्री इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, उसमें खराब देखें कोई इश्यूज नहीं है। और मारुति एक बार अर्निंग से पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किस ट्रेजेक्ट्री में क्लोज हो रहा है। इस मारुति पेन में है और कोई अगर आप देखें सस्टेन नहीं कर पा रहा है हायर लेवल्स। इट्स 8409, आज एक बार फिर से 10 डेमा और 20 डेमा के नीचे ट्रेड करता हुआ, और आज का इंट्राडे हाई याद रखेगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहा। लेकिन चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए, समझने के लिए बड़ी वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। 18,162 आज का डे हाई, हम जाकर टिक रहे हैं 18,109 के आसपास। निफ्टी बैंक में देखिएगा तो 43,005 दरअसल डे हाई था और क्लोज जो हो रहा है वो 42,779 के आसपास होता हुआ ऊपरी लेवल से हल्का जरूर हुआ है, लेकिन तेजी में ही ये क्लोज आता दिखाई दिया है। तो करीब 250 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा निफ्टी बैंक में। निफ्टी 82 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है, लेकिन आज का पूरा जो तेजी का दारोमदार है वो निफ्टी IT ने संभाला है। 500 पॉइंट के गेन्स देखने को मिले हैं यहाँ पर, और नतीजे दरअसल कुछ कंपनियों के आए, उसके बाद एक फॉलो थ्रू देखने को मिला है। आज तो ऑफ कोर्स LTI माइंट्री पर बाजार रिएक्ट कर रहा था और लास्ट आवर में हमने देखा इसमें पोजीशंस जो है वो और भी बढ़ती हुई दिखाई दी, रिकवरी आई थी डे लो से। LTI माइंट्री का स्टॉक आपको यहाँ पर दिखा देते हैं और उसके साथ में बाकी भी IT काउंटर्स आपको नजर आएंगे 2.5% ऊपर, तो बहुत शार्प रिकवरी इधर। कोफोर्ज, इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, ये सारे वो तेजी वाले काउंटर साबित हुए हैं, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं निफ्टी IT 500 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स भी आप ध्यान में रखिएगा, उसके लिए भी एक अच्छा सत्र। इंटेलेक्ट डिजाइन की हम बात कर रहे थे, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है बहुत तगड़ा ट्रेंड तेजी का बना है। इसके अलावा आज के दिन कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, दो दिग्गज बैंकों के नतीजे और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नतीजा। तो कोटक नंबर्स के बाद आज जो क्लोज है 1% ऊपर, ICICI बैंक खुला पॉजिटिव, हल्का हुआ फ्लैट क्लोज देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर मार्केट ने भी हम अपना वर्डिक्ट सुनाया और फाइनली देखिए 0.5% नरमी के साथ ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। इन तीनों दिग्गजों के सबसे बड़े नतीजे थे जिस पर मार्केट ने आज रिस्पांस दिखाया, और क्लोजिंग पर आप देखिएगा 18,100 के आसपास इंडेक्स जाकर टिका है। हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर साफ है तेजी और मंदी के ट्रेड्स कौन से रहे। हमने कुछ स्टॉक्स की गिनती की, लेकिन अल्ट्राटेक के नतीजे निराशाजनक थे, उसका एक रब ऑफ इफेक्ट ग्रासिम में देखने को मिला। मेटल्स में JSW स्टील के नतीजों के बाद टाटा स्टील में बिकवाली, JSW खुद करीब 1% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। आज अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है, लेकिन जो स्क्रीन जो हरी है उसमें सन फार्मा टॉप परफॉर्मर, HUL में एक पुल बैक देखने को मिला फ्राइडे की धुलाई के बाद। आयशर देखिएगा वहां पर तेजी, आज बजाज ऑटो, आयशर, टाटा मोटर्स जैसे ट्रेड्स, M&M जैसे ट्रेड्स में ऑटो साइड पर तेजी बनती दिखाई दी। और HUL के साथ साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने देखा है दूसरे कुछ काउंटर्स भी तेजी में आने की कोशिश कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आपका ITC पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, टाटा कंज्यूमर हल्का सा पॉजिटिव टिक यहाँ पर देखने को मिला है। नेस्ले में भी एक पुल बैक देखा गया है पिछले सत्र की बिकवाली के बाद। तो ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज आज का।
18,105 के आसपास 80 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स जाकर क्लोज होता हुआ और निफ्टी बैंक 264 अंकों की बढ़त पर जाकर टिका है। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्के जरूर हुए, लेकिन जो ट्रेंड है वो मजबूती का आज कायम रहा। मिड कैप्स के लिए भी करीब 150 पॉइंट तक की बढ़त आज के दिन देखने को मिली है। वीरू, हफ्ते की शुरुआत शांत लेकिन पॉजिटिव। जय शांत और पॉजिटिव, और अपने जो ऑप्शन राइटर्स हैं हर्षदा एग्जैक्टली आप देखें उस क्लस्टर के ठीक बीचों बीच बंद हुए हैं। और याद रखिएगा कल मंगलवार यानी एक्सपायरी -1 यानी बुधवार को एक्सपायरी होनी है। तो अगर आप देखें प्री एक्सपायरी डे है कल का। निफ्टी का रोल ओवर एज पर द प्रोविजनल फिगर्स स्टैंड्स एट 32% है, 32% रोल ओवर, ठीक ठाक रोल ओवर है याद रखिएगा। बट नो डाउट निफ्टी IT पूरी की पूरी इक्वेशन या फिर स्ट्रेंथ कायम करता होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मंगलवार के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। आशीष, मैं हर्ष और नीरज जी, तब तक के लिए नमस्कार।